देखो, बीपीएससी के प्रीलिम्स में बिहार स्पेशल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे लगभग हर साल 20 से 25 सवाल आते हैं। ये पोर्शन अगर आपने इग्नोर किया तो ये मान के चलो कि आपका पीटी जो है वो नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से करना जरूरी है। देखो, ये चाहे यूपीएससी का कोई बंदा हो यहाँ पे बैठ रहा हो, चाहे बीपीएससी का कोई हो, बहुत कम लोग होते हैं जिसका ये बहुत मजबूत होता है, और जिसने मजबूत कर लिया उसको वो आसानी से यहाँ पे पीटी क्लियर करके ले जाएगा। क्योंकि देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चन सब करेंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन सब करेंगे, बाकी जो करंट अफेयर होगा वो सब करेगा। बट जो जहां पे लोग लैग करते हैं वो करते हैं दो पोर्शन में। देखना, हमेशा देखना आप, एक बिहार स्पेशल में, और बिहार स्पेशल में भी सबसे ज्यादा हिस्ट्री में, बिहार हिस्ट्री में, और दूसरा है इकोनॉमिक सर्वे से जो सवाल आते हैं बिहार के उसमें। तो आप प्रीवियस ईयर जब एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि बिहार स्पेशल में भी सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं बिहार से वो आते हैं बिहार हिस्ट्री के, लगभग 10 से 12 प्रश्न हर साल। तो मैं यहाँ पे आपको पाल काल से लेकर के भारत की आजादी तक 1947 तक बिहार के हिस्ट्री में जो जो घटनाएं हुई है उसको जो है मैं आपको कवर करवा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको टोटल 40 से ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। ये आप देख सकते हो, एक बार पॉज कर लो और थोड़ा सा देख लो कि कौन कौन सा टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री आपको अलग से करने की बिहार के लिए जरूरत नहीं है, जो कॉमन एंशिएंट हिस्ट्री है आप वही कर लो, आपका वहां से काम हो जाएगा। तो जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बिलीव मी, अगर आप ये कर लेते हो तो बिहार हिस्ट्री के 90% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करके ले जाओगे। 10 से 12 जो आपके नंबर है वो सिक्योर हो जाएंगे यहाँ से। कई बार देखो, मैंने बीपीएससी का पीटी आसानी से क्लियर किया है, चाहे वो 66वीं या 67वीं का हाईएस्ट कट ऑफ ही क्यों ना हो। और बिहार हिस्ट्री के लिए मैंने अपने नोट्स के अलावा कभी कुछ नहीं पढ़ा। देखो, मैंने एक बार पहले जो है बीपीएससी का जब पीटी दिया था तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसका रीजन ये था कि बिहार के क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे। बिहार के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा गलत होते हैं वो होते हैं कंफ्यूजन की वजह से। आप एक दो बार पढ़ लेते हैं बट इतना ज्यादा ओवरलैपिंग है फैक्ट्स का क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ जो मैं आपको पढ़ कर गया हूँ, मैंने खुद जो एग्जाम के लिए पढ़ा है उसी नोट से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। और ये जो मैंने कंटेंट है वो कई सोर्सेस को मिला करके, वो बीपीएससी का जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे, घटना चक्र हो गया, आपका बिहार लूसेंट हो गया, विवास पैनोरमा का हिस्ट्री हो गया, जो भी है ये सबको मिला करके जो सबके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको मैच करके मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया था। लगभग 10 से 12 पन्नों का ये नोट्स है और इसमें लगभग 150 से 200 पन्ने का जो है वो कंटेंट है। तो आप यहाँ से एक चीज ये भी सीख सकती हो कि एग्जाम के लिए इफेक्टिव नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो ये रहा वो कंटेंट जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से। तो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, 2-3 बार रिवीजन डाल लिया, तो आपके 10 नंबर बिहार के हिस्ट्री से जो आते हैं वो कहीं नहीं जा रहे। आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि रिवीजन आप अच्छे से करें, ठीक है। कंटेंट इसमें पूरा है, आप जब इसको आप खत्म करेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पोटेंशियल कितना है। ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए चलते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो, पाल वंश को। तो पाल वंश जो है वो कब से कब तक रहता है? पाल वंश 750 से लेकर के 1098 के आसपास तक जो रहता है। इधर का जो डेट है उस पर थोड़ा सा विवाद रहता है, ठीक है, बट फिर भी एक रेफरेंस के लिए आप देखते चलेंगे कि इस समय जब ये हो रहा था तब दिल्ली में कौन बैठा हुआ था, गुलाम वंश था कि तुगलक था। कर्नाट वंश में आप देखेंगे कि कौन आता है, तो दिल्ली में जो है उस तरह से रिलेट करके आप जब पढ़िएगा तो जैसे 68वीं बीपीएससी में बीपीएससी ने क्या किया कि खेल गया, बीपीएससी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अभी नेगेटिव मार्किंग का भी आ गया है, ऑप्शन ई है। तो अगर आपको घुमाता भी है ना बीपीएससी तो भी आप इसको आसानी से कर ले जाओगे, बशर्ते वही है कि आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, कि आप इससे नोट्स भी बना सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो गोपाल, देखिए, पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। 750 से 770 तक रहता है ये, और ये उस समय जो है पाल वंश का अधिकार क्षेत्र जो है वो बिहार के आसपास के क्षेत्रों में फैलाता है। उदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय और एक मठ की जो है वो स्थापना करता है कौन? गोपाल करता है। ये उदंतपुरी आज जो बिहार शरीफ आप देखते हैं, बिहार शरीफ नालंदा जिले का हेडक्वार्टर आज के समय में है, तो वहां पे उसको पहले उदंतपुरी कहा जाता था। तो गोपाल के से जो क्वेश्चन आएंगे आपके यही एक दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उदंतपुरी जब भी आए तो आप मार्क कर सकते हैं गोपाल, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। फिर धर्मपाल आता है। धर्मपाल 770 में बैठेगा और ये गोपाल का पुत्र होता है। ये एक उपाधि धारण करेगा, उत्तरापत्त स्वामीन की उपाधि धारण करेगा, और कन्नौज के लिए जो वो त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहता है उसमें ये भाग लेता है। त्रिदलीय संघर्ष में क्या था बेसिकली, देखो, जो पाल वंश 750 के बाद जब बनता है तो उससे पहले जो भारत पे शासन होता है वो होता है हर्षवर्धन का, जो सबसे बड़ा शासक उस वक्त का होता है। तो उसकी राजधानी थानेश्वर या फिर कन्नौज होती है। तो उसके पतन के बाद जो आसपास जो शासक होते हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, ये पाल वंश के शासक हो गए, ये सब क्या करेंगे कि लगातार लड़ते रहेंगे किस पे? कन्नौज पे अधिकार के लिए, ठीक है। तो इसमें ये धर्मपाल जो है वो शामिल होता है। ये जितने भी
पाल वंश के शासक होंगे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे, तो इस तरह से धर्मपाल भी बौद्ध धर्म का मतावलंबी होगा, गोपाल भी होगा, सब होगा। ठीक है। विक्रमशिला में एक विश्वविद्यालय और एक महाविहार का निर्माण करता है कौन? धर्मपाल। ठीक है। उदंतपुरी में किसने किया? गोपाल ने। और विक्रमशिला में आपका किया धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव जो है वो दान में देता है कौन? धर्मपाल। देखो इसी तरह से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाएंगे, जिसका रिवीजन कमजोर होगा वो यही करेगा। अभी देखो पिछले बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन क्या कि जो जावा का शासक होता है बालपुत्र देव, वो किस शासक से अनुरोध करता है 5 गांव देने के लिए? किसके लिए? नालंदा विहार की देखरेख करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय की। वो देवपाल होता है। 200 गांव की जब बात आए तो धर्मपाल हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग बनाए जाते हैं। कंफ्यूजिंग बनाए नहीं जाते, कंफ्यूजन आपको खुद क्रिएट हो जाएगा, आपका रिवीजन स्ट्रांग नहीं होगा तो। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दिया किसने? धर्मपाल ने। और प्रतिहार नरेश जो था नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव था, उसने धर्मपाल को पराजित किया। देवपाल उसके बाद आएगा। ये त्रिपक्षीय संघर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, नागभट्ट द्वितीय आ रहा है, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव आ रहा है, ये सब जो है। ठीक है। तो देवपाल आएगा 810 में, और ये धर्मपाल का पुत्र होता है। ये भी कन्नौज संघर्ष में भाग लेगा अपने पिता की तरह। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये मुंगेर को राजधानी बनाता है। ये जावा का शासक होता है एक बालपुत्र देव। ठीक है। उसके आग्रह पे नालंदा महाविहार, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय भी आप बोलते हैं, उसके देख रेख के लिए 5 गांव जो है वो अनुदान में देता है कौन? देवपाल। किसके अनुरोध पे? जावा का शासक बालपुत्र देव होता है। हूबहू क्वेश्चन ये बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है। पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि कुछ लोग नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उनको लगता है कि पाल वंश के समय में हुई, नहीं, वो गुप्त काल में हुआ है। और किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। और ये पाल वंश का नहीं था, ये गुप्त वंश का था। देवपाल की जब देखो मृत्यु होगी तो उसके बाद जो है पाल वंश का पतन प्रारंभ हो जाएगा। योग्य शासक नहीं होंगे ज्यादातर। ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे पाल वंश का पतन होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पाल वंश खत्म नहीं होगा। देवपाल कब मरेगा? देखो 850 में मरेगा। पाल वंश चलता है कब? लगभग 1098-1100 तक चलता है वो। तो महिपाल प्रथम लगभग 100-125 सालों के बाद महिपाल प्रथम जब आएगा तो उसके समय में वो थोड़ा योग्य होता है। तो पाल वंश जो है वो फिर से जो है वो उदय होता है, दोबारा इसका अभ्युदय होता है पाल वंश का। ठीक है। 988 से 1038 के बीच में इसका कार्यकाल होता है। तो इसीलिए हम लोग महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक जो है वो मानते हैं। अंतिम शासक की बात की जाए पाल वंश का कौन होता है? तो रामपाल होता है। और 1097 से 1098 के बीच में ही रहेगा। उसके बाद पाल वंश जो है वो खत्म हो जाता है। और भी फैक्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि जब हर्षवर्धन का जब पतन हुआ उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है वो पूर्वी भारत में आप देखेंगे कि पाल वंश का उदय होता है। और भी कई क्षेत्रों में भारत में अलग अलग जो है वो शासक उभर कर आते हैं। ठीक है। तो धर्मपाल जो है वो कन्नौज पर आक्रमण करता है और वहाँ पे चक्रयुद्ध जो है, चक्रयुद्ध नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसको वहाँ का शासक बनाएगा और एक भव्य दरबार का आयोजन करता है। और वहीं पे वो जो उपाधि मैंने आपको बताई थी ऊपर, उत्तरापत स्वामी, इसकी उपाधि धर्मपाल जो है वो वहीं पे धारण करेगा। ठीक है। कन्नौज के लिए होता रहा, कभी ये हारेगा कभी वो जीतेगा, ये चलता रहता है। ये राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल में। महेंद्रपाल के शासनकाल में क्या होता है कि जो प्रतिहार होते हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्र तक जो है वो अपनी सत्ता जो है वो कायम कर लेते हैं। फिर 11वीं शताब्दी में मैंने आपको बताया कि महिपाल आएगा। ठीक है। और इसके समय में फिर से उदय होगा और समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्र पे पाल वंश का फिर से जो है वो अधिकार हो जाता है। लेकिन वापस ये वही होगा कि महिपाल के बाद जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, जैसे देवपाल के बाद हुआ, वो कमजोर होंगे। ठीक है। तो फिर से धीरे धीरे बाकी जो लोकल वहाँ पे कोई छोटे छोटे जो सामंत होंगे या शासक होंगे वो उभरने लगेंगे। जैसे क्या हुआ कि बंगाल में आपका कैवर्त जो होंगे वो शक्तिशाली हो जाएंगे। कैवर्त शासक, जो सेन शासक होंगे, वो उत्तरी बिहार और बंगाल के क्षेत्र पे जो है वो अपना राज्य स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाल वंश का जो शासक है वो उतना कुछ कर नहीं पा रहा है। रामपाल जो है वो अंतिम होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है 1098 में। थोड़ा रिपीट होगा क्योंकि नोट्स मुझे जैसे जैसे जहाँ जिस किताब से फैक्ट मिलता गया मैं उसको बनाता गया था। ठीक है। फिर गाहड़वाल भी यहाँ पे आते हैं और वो भी बिहार में जो शाहाबाद का क्षेत्र है, जिसको भोजपुर का आप क्षेत्र बोलते हैं, उसको शाहाबाद क्षेत्र बोला जाता है। वीर कुंवर सिंह में ये क्षेत्र वापस से न्यूज में आएगा। ठीक है। गया का जो क्षेत्र होता है वहां पे गाहड़वाल जो लोग होंगे, शासक होंगे, वो अपनी सत्ता का विस्तार करते हैं। गाहड़वाल शासक इंपॉर्टेंट है अभी इसके लिए, मुंगेर ताम्रपत्र के लिए अभी देखूंगा। बस ये देख लीजिए कि सेन शासक होते हैं, विजय सेन, बल्लाल सेन, ये भी जो है वो गया के पूर्व तक जो है अपना नियंत्रण जो है स्थापित करते हैं। ये सब फैक्ट थोड़ा मिस भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, हालांकि मिस क्यों करना, याद रखिएगा, क्या पता कब क्या पूछ ले। ठीक है। बट ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। गाहड़वाल शासक, गाहड़वाल शासकों से रिलेटेड एक है मुंगेर ताम्रपत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गाहड़वाल के किस शासक से संबंधित है? तो गोविंद चंद्र से संबंधित है। ठीक है। इसमें एक टैक्स की चर्चा मिलती है जिसका नाम है तुरुस्क दंड। ये क्या होता है? एक टैक्स होता है और ये प्राप्त किया जाता है कहां से? किसानों से।
उस क्षेत्र के जो किसान होते हैं जहाँ पे गाढ़वाल शासकों का शासन होगा, वहाँ पे जो किसान होंगे उससे प्राप्त किया जाएगा। किस लिए? उस समय देखो तुर्कों का आक्रमण शुरू हो जाता है, जो मुस्लिम आक्रमण है, चाहे बख्तियार खिलजी का हो बाकी का हो, वो शुरू हो जाता है। और उनके आक्रमण को रोकने के लिए, उससे बिहार वाले क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए, हालांकि बिहार जैसा शब्द कोई था नहीं उस वक्त, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्षेत्र को बचाने के लिए जो है ये टैक्स लिया जाता था किसानों से, और उसको रोकने के लिए साधन जो है वो प्राप्त किए जाते थे इससे। तो वही है 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में तुर्कों का जो है वो, देखो 1198 के आसपास से वो बख्तियार खिलजी पहला जो होता है वो आक्रमण यहाँ पे शुरू कर देता है। ठीक है, अभी देखेंगे अभी आगे हम लोग। जगदल का विश्वविद्यालय है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो भी स्थापना है वो कब हुई है? पाल काल में हुई है, जगदल का विश्वविद्यालय। ठीक है। तिब्बत से इसके पालों के घनिष्ठ संबंध होंगे। क्यों? क्योंकि सारे बौद्ध शासक, ये जो पाल वंश के जो शासक हैं वो किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो इससे संबंध उसका घनिष्ठ ही होगा। जैसे जावा का शासक मैंने आपको बताया कि उसने अनुरोध किया था, क्यों? क्योंकि वो बौद्ध था। ठीक है ना। उसी तरीके से तिब्बत से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है पालों का। और 2 बौद्ध विद्वान होते हैं, कौन कौन? शांत रक्षित और अतीश दीपांकर। ये जो बौद्ध विद्वान होंगे वो पाल काल में जाते हैं, कहाँ? तिब्बत जाते हैं। ठीक है। तिब्बत से भी कुछ लोग आएंगे, कौन आएगा? धर्मस्वामिन आएगा। तो धर्मस्वामिन तिब्बत का यात्री होता है, बौद्ध भिक्षु होता है ये। और ये जो देखो बख्तियार खिलजी का आक्रमण होगा बिहार में 1098 के बाद, भी अभी आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया था। तो ये ऐसा एक बौद्ध भिक्षु था, यात्री था, जो इस अभियान के बाद भी, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय आता है अपनी पढ़ाई के लिए और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करता है। ध्यान आपको ये रखना है कि तिब्बत का था, बौद्ध भिक्षु था। अभी इसका रेफरेंस आगे आपको बीच बीच में मिलता रहेगा धर्मस्वामिन का। पाल काल में जो है वो मूर्ति कला को जो है विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। और चूंकि ये लोग बौद्ध थे तो गौतम बुद्ध का तो बनाएंगे। ब्राह्मण धर्म, जिसको हिंदू धर्म आप बोलते हैं, उसके देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो भी काफी बड़े पैमाने पर जो है बनाई गई। इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस चीज से बनाई जाती थी मूर्तियां। तो चमकीले काले पत्थरों से जो है वो पाल वंश में इसकी खास विशेषता है कि ये जो पॉलिश ब्लैक स्टोन जो होता था, चमकीला काला पत्थर, उससे जो है मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो अगर आपसे इसे पूछ दिया जाए कि चमकीले काले पत्थर की मूर्तियां किसकी विशेषता है, तो पाल शासकों की विशेषता है। ठीक है। पाल शासकों का जो देखो दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो आप देखते हो, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब वाला क्षेत्र, और इसके जो द्वीपीय देश थे, ठीक है, उससे इसके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। क्योंकि जब ही जावा मैंने आपको बताया, तो जावा कहाँ पे है? यही द्वीपीय देश है, ये दक्षिण पूर्व एशिया का, इंडोनेशिया के आसपास है। तो इससे मैत्री संबंध भी थे और व्यापारिक संबंध भी थे। देवपाल अभी दिखाया ना आपको कि देवपाल वहाँ के शैलेंद्र वंशीय शासक होता है। ठीक है। देवपाल तो पाल वंश का हो गया, तो वहाँ पे शैलेंद्र वंशीय शासक होगा जो आपका बालपुत्र देव, उसको नालंदा में बौद्ध मंदिर के निर्माण की जो अनुमति जो है वो प्रदान करता है। ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा रिपीटेशन इसलिए है क्योंकि मैंने कई जगह से फैक्ट उठाया है। पाल वंश खत्म हुआ, पाल वंश से जो फैक्ट रिलेटेड था वही था, वहीं से पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और उससे ज्यादा अगर पूछेगा तो आप अगर नहीं कर पाए तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं हम लोग कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश 1098 के बाद यहाँ पर स्थापित होगा। पाल वंश की सत्ता जब खत्म होगी उसके बाद से, और 1325 ईस्वी तक जो है वो रहता है। लास्ट शासक जब हरि सिंह देव होंगे वहां तक रहेगा। ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि कर्नाट वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था नान्यदेव। पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएससी में आ चुका है ये। ठीक है। 1098 में इसकी स्थापना होती है और 1135-33 तक ये रहेगा। फिर इसका पुत्र होता है गंगदेव, जो 1133 के बाद आता है। देखो ये जो कर्नाट वंश होता है वो किस क्षेत्र में होता है? तो तिरहुत के क्षेत्र में होता है। बिहार में जो तिरहुत का क्षेत्र है, मिथिला के आसपास का जो क्षेत्र है उसको तिरहुत क्षेत्र बोलते हैं। और वहाँ पे जो है ये कर्नाट वंश का उदय होता है। और जब वहाँ पे इसका उदय होगा तो इसका शासक कौन होगा? पाल वंश में कौन शासक चल रहा होगा उस वक्त? रामपाल जब कर रहा होता है शासन, उसी समय इसका उदय होता है। रामपाल लास्ट था ना, आपको बताया मैंने आपको। ठीक है। इसकी राजधानी जो है वो सिमरावगढ़ होती है। कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ होती है। आज के समय में वो नेपाल के तराई में स्थित है, नेपाल में है ये। इसमें इंपॉर्टेंट जो शासक है वो है देखो नरसिंह देव। नरसिंह देव 1187 में गद्दी पे बैठते हैं। ये गंगदेव के पुत्र होते हैं। ठीक है। नान्यदेव का पुत्र हुआ, नान्यदेव संस्थापक हुए, उसका पुत्र गंगदेव, और गंगदेव का पुत्र नरसिंह देव। तो इनका संघर्ष जो है वो बंगाल वाले शासकों के साथ चलता रहेगा। तो बंगाल में कौन शासक होते हैं उस वक्त? सेन शासक होते हैं। तो वो चलता रहेगा। अब चूंकि देखो 1187 की बात हो रही है, मैंने आपको बताया कि ये कब चल रहा है? 12वीं शताब्दी लगभग खत्म होने को है। तो इस समय जो है वो तुर्कों का आक्रमण जो है वो शुरू हो जाता है। तो तुर्कों के साथ जो है ये क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैत्री करते हैं। मैत्री का सहयोग एक तरह से, कि ताकि इनकी जो जनता है वो थोड़ा सही तरीके से रह सके, पीसफुली रह सके। ठीक है। तो तुर्कों के साथ ये सहयोग स्थापित करेंगे। और जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होगा बिहार में, ठीक है, तो
उस समय जो नरसिंह देव होते हैं उस समय शासन कर रहे होते हैं तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्रों पे, और बख्तियार खिलजी को ये जो है वो नजराना या फिर भेंट देते हैं और उसको संतुष्ट करते हैं कि हमारे क्षेत्र में तुम कोई ज़्यादा तबाही मत मचाओ। ठीक है, तो इसके बाद नरसिंह देव के बाद आएंगे कौन? राम सिंह देव। राम सिंह देव 1225 से 1276 तक यहाँ पे रहेंगे, और इसी के समय में धर्म स्वामी जो है वो, मैंने आपको बताया ना कि जब तहस नहस मचा देता है बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में, उसके बाद धर्म स्वामी आता है जो तिब्बत का होता है। तो ये किसका समकालीन होगा? ये होगा राम सिंह देव के समकालीन होते हैं। ठीक है, राम सिंह देव, या ध्यान रखना है। तो इसी के समय धर्म स्वामी आता है, और इस क्षेत्र पर जो आक्रमण होता है उस समय जो तुगरिल तुगन, ये कौन होता है? ये तुर्क सेनापति होता है। तुर्कों का जो आक्रमण हो रहा होता है तो उसका सेनापति होता है तुगरिल तुगन। ठीक है, तो ये इसकी चर्चा इसने की है कब? 13वीं शताब्दी में जो अभियान हुआ है तुगरिल तुगन का इस क्षेत्र में, उसकी चर्चा किसने की है? धर्म स्वामी ने की है। कर्नाट वंश का शासक जो थे वहां पे, उसका जो संपर्क था वो दिल्ली के जो शासक थे उससे लगातार जो है बना रहा था, और ये लगातार उनको नजराना या फिर भेंट देते रहते थे। नजराना भेंट क्या होता था कि एक तरह का ये होता था कि हम आपको एक टैक्स की तरह, या फिर आप होता है ना कि हम आपको दे रहे हैं कुछ धन ताकि आप हमारे क्षेत्र को जो है वो थोड़ा सा आप छोड़ के चलिए। ठीक है, उसके बाद हरि सिंह देव आते हैं, 1289 में ये आएंगे, 79 में जो भी 1325 तक ये रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट शासक यही हैं। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक आपका संस्थापक से और एक इससे। ये बहुत महान समाज सुधारक होते हैं, और पंजी प्रबंध का विकास जो है वो उस समय मिथिला के क्षेत्र में इनके समय में होगा, और पंजीकारों का वर्ग, एक नया वर्ग इसके कारण जो है वो एक संगठित होता है। स्मृति और निबंध संबंधी जो रचनाएं हैं बड़ी संख्या में इस समय जो है लिखी गई, और मैथिल समाज, मैथिल भाषा जो आप आज के समय में देखते हैं, उसका जो स्वरूप, जो आज का स्वरूप जो निर्मित हुआ वो हरि सिंह देव के समय में हुआ। ठीक है, इसी काल में हुआ। उसके बाद देखो ये कब तक रहते हैं? 1325 तक। तो 1324 में आपको ध्यान होगा, जब आप मध्यकाल का थोड़ा सा जानते हैं, वो जब इंडिया वाला पढ़ रहे होंगे, तो 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान होता है। तो जब बंगाल देखो दिल्ली से आ रहा है और बंगाल जा रहा है, बीच में कौन पड़ेगा? बीच में पड़ेगा बिहार। तो बिहार को भी ये लपेट लेता है उसमें। ठीक, मतलब बिहार को भी जीत लेगा। तो इस क्षेत्र की विजय जो है वो कर लेता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और हरि सिंह देव जो होते हैं वो नेपाल की तराई को पलायन कर जाते हैं, यहाँ से छोड़ करके वो चले जाते हैं। तो ये रहा आपका कर्नाट वंश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो कर्नाट वंश देख लिया हमने, अब हम लोग देखेंगे बिहार में तुर्क शासन। तो देखो 1198 के बाद से 1198 से लेकर के 1203 के बीच में जो है वो बख्तियार खिलजी यहाँ पे अपना आक्रमण जो है वो अपना बिहार अभियान शुरू कर देता है। वहां से हम लोग तुर्क शासन देखते हैं। तो 12वीं और 13वीं शताब्दियों के मोड़ पर जो है बिहार में जब आपका कर्नाट वंश का शासन चल रहा होता है, उसी समय बिहार में जो है वो तुर्कों का आक्रमण शुरू हो जाता है। और उस समय कोई बिहार जैसा कोई शब्द नहीं होता, और कोई संगठित राजनीतिक इकाई भी बिहार में नहीं होती है। मतलब बिहार ऐसा चीज कुछ होता नहीं है। अलग अलग क्षेत्र पे तिरहुत पे कोई शासन कर रहा होगा, दक्षिणी बिहार में कोई और होगा, छोटा नागपुर में कोई और होगा, इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो उत्तरी बिहार देखो अधिकांश तौर पे कर्नाट वंश के द्वारा शासित होता है, और दक्षिणी बिहार जो है वो कई छोटे छोटे शासकों के बीच में जो है वो बटा हुआ होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में इस समय जो है वो नाग वंश ऐसा है, उसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, उसका शासन यहाँ पे होता है। तो मध्यकालीन बिहार की जो सबसे प्रमुख विशेषता अगर आपसे पूछी जाए, कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे थोड़ा सा डिटेल में, तो आप बता सकते हैं कि इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई यहाँ पे वो हुआ कि जितने सारे जो अलग अलग क्षेत्र से टूटा क्षेत्र था, इन सब को जीत लिया जाएगा तुर्कों के द्वारा, और एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में जो है वो, और एक प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जो है बिहार का क्षेत्र आएगा, और एक इकाई के रूप में इसका जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि उभार होगा। एक बिहार का उस समय एक तरह से पिक्चर के रूप में बिहार उभरता है। ठीक है, वो तो बिहार का नाम आपको तुगलक शासन में पड़ेगा, तुगलक इसके बाद देखेंगे हम लोग। ठीक है, खिलजी के बाद। तो बिहार में जो तुर्क सत्ता जो स्थापित होती है, इसका जो वास्तविक श्रेय है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है बख्तियार खिलजी को। इसका नाम बहुत लंबा है, वो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो बख्तियार खिलजी चलेगा। ठीक है, इसका श्रेय इसको दिया जाता है। तो बख्तियार खिलजी देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो ये मलिक हसमुद्दीन नाम का एक आदमी होता है, ये होता है बनारस और अवध क्षेत्र का सेनापति होता है। देखो उस समय गुलाम वंश आ चुका होता है लगभग पिक्चर में, इंडिया में बता रहा हूँ आपको, जब मध्यकाल आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो उसके जो सेनापति वगैरह होते हैं उस समय यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो बनारस और अवध क्षेत्र में कौन होता है? मलिक हसमुद्दीन। तो उसका एक तरह से असिस्टेंट कर सकते हैं या फिर सहायक कर सकते हैं, वो होता है कौन? बख्तियार खिलजी। तो
जब बख्तियार खिलजी का देखो अभियान होगा तो उस समय सेन वंश का शासक होगा कौन, लक्ष्मण सेन, और पाल वंश का शासक होगा इंद्र प्रद्युम्न पाल। पाल वंश थोड़ा बहुत बचा उचा हो सकता है, ये मुझे कॉन्ट्राडिक्ट किया था जब मैं नोट्स बना रहा था, क्योंकि पाल वंश तो खत्म हो गया था 1098 में, फिर भी आपको ये किताबों में ऐसा लिखा गया है तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। सेन वंश का लक्ष्मण सेन आपको याद रखना है, ये पूछा नहीं जाता ज्यादातर, इंद्र प्रद्युम्न पाल, ठीक है। तो 1198 से लेकर के 1204 के बीच में जो कर्मनासा नदी है, कर्मनासा नदी आज भी आप देखेंगे कि जब आप मुगलसराय या फिर जो आप दीनदयाल उपाध्याय पार करते हैं, जैसे बिहार की तरफ बढ़ते हैं, तो कर्मनासा नदी पड़ती है बीच में, ये बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो कर्मनासा नदी से पूर्व का जो क्षेत्र है वो बिहार का क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके पूर्व की ओर जो है वो सैनिक अभियान जो है वो आरंभ करेगा कौन, बख्तियार खिलजी। और मनेर जो पटना के पास एक जगह है, वहां अपना केंद्र बनाता है, एक सेंटर अपना स्थापित करेगा और वहां से सारा अभियान चलाएगा बिहार के आसपास के क्षेत्रों में। सबसे पहली सफलता जो इसको मिलती है वो होती है उदंतपुरी की विजय। उदंतपुरी बिहार से जो आज का नाम है, उसको मैंने आपको बताया था कब, जब गोपाल आपको पढ़ा रहा था पाल वंश में, ठीक है। तो उदंतपुरी को जीतता है कब, 1198 में। 1203-4 में ये नदिया पे आक्रमण करेगा। नदिया बंगाल में होता है और ये राजधानी होती है किसकी, लक्ष्मण सेन। सेन वंश का जो शासक होता है लक्ष्मण सेन, उसकी राजधानी होती है नदिया। और वो लक्ष्मण सेन क्या करेगा कि बिना इससे लड़े वो भाग जाता है, पलायन कर जाता है, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी क्या करेगा कि इस क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है वो संगठित करता है और राजधानी जो अपनी बनाएगा वो बनाएगा लखनौती। लखनौती को लक्ष्मण बटी के नाम से भी कई कई जगह पे आप देखेंगे, ठीक है। ये बंगाल में है एक्चुअली। तो लखनौती को राजधानी बनाता है। केंद्र किसको बनाता है, मनेर को। पहली विजय आपको कब, पहली विजय उदंतपुरी 1198 में, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो है वो औपचारिक रूप से किसके अंडर शासन करेगा, ऐबक, गुलाम वंश का जो शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अंदर में शासन कर रहा होता है। और इसकी मृत्यु हो जाएगी बख्तियार खिलजी की 1206 में। तो इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा इस क्षेत्र को अपने डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल में ले आता है, अपने डायरेक्ट अधीन में ले आता है। एक फैक्ट मैं आपको देखो डिस्कस करता हूं कि जो बिहार का जो क्षेत्र था ना, वो देखो एक तरफ दिल्ली है और दूसरी तरफ है बंगाल। ये दोनों इंपॉर्टेंट था किसके लिए, शासकों के लिए। बीच में पड़ता है बिहार। तो बिहार का इंपॉर्टेंस क्या था कि बिहार एक बफर स्टेट था। जब भी देखो दो चीजें होती है, देखो दिल्ली ये हो गया बंगाल और बीच में पड़ गया बिहार। तो इधर से शासन जब आक्रमण होगा शासकों का तो बिहार पड़ेगा बीच में, और इधर से भी होगा तो बिहार पड़ेगा बीच में। तो बिहार का इंपॉर्टेंस ये था कि बंगाल के शासक क्या चाहते थे कि बिहार को एक बफर के रूप में, यानी कि जब दिल्ली की तरफ से कोई आक्रमण हो तो एक सुरक्षा पंथी के रूप में बिहार को विकसित करना चाहते थे, ठीक है ना। जैसे चाइना और भारत के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है, तो सबसे पहले बफर स्टेट ही ये खतरे में आता है, उसके बाद मेन स्टेट खतरे में आता है, तीसरा चीज है, ठीक है। तो हमेशा बिहार का क्षेत्र संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। कारण क्या था कि बंगाल के शासक इसको दिल्ली से जब आक्रमण हो तो उस घड़ी में जो है वो बिहार जो है एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति के रूप में काम करे, ऐसा वो चाहते थे, ठीक है। याद रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बख्तियार खिलजी खत्म हुआ, तुर्क शासन में ही आगे कंटिन्यू हो गई। सब तुर्की थे, तुगलक या फिर खिलजी आप देख रहे सब तुर्क थे। जब शेर शाह सूरी आएगा, ये जो आएगा आपका मोहम्मद शाह नूहानी वगैरह, ठीक है, मोहम्मद शाह नूहानी वगैरह, ये सब अफगान में आ जाएंगे। तो तुगलक आएगा, उसके बाद अफगान वगैरह आएगा। तो तुगलक देखते हैं हम लोग बिहार में क्या था यहाँ पे। तो तुगलक काल में मुख्य रूप से जो है वो जाकर के यहाँ पे जो दिल्ली के सुल्तान होते हैं उसका महत्वपूर्ण वर्चस्व जो है कायम होता है। मैंने आपको बताया ना कि हरि सिंह देव शासन कर रहे होते हैं वहां पे 1325-24 के आसपास। गयासुद्दीन तुगलक का अभियान होगा, उस समय ये डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर से देखिए वही चीज आ गया। गयासुद्दीन तुगलक 1324 में जो है वो बंगाल अभियान पे निकलता है और उस समय कर्नाट वंश का शासक होता है कौन, हरि सिंह देव। तो उसको पराजित कर देता है ये। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखो 1325 के बाद जो गयासुद्दीन तुगलक होता है वो मर जाता है। जब बंगाल विभाजन में बोल रहा हूँ, सॉरी, बंगाल अभियान के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक उसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनाता है और उसके नीचे ये दबकर मर जाता है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। तो उसका बेटा बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद जो उस समय बिहार का प्रांतपति होता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, वो होता है कौन, मजदूर उल मुल्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो हरि सिंह देव होंगे उसको ये पहाड़ियों में शरण लेने के लिए मजबूर कर देगा। तो हरि सिंह देव बेसिकली मैंने आपको बताया था कि नेपाल के तराई में बेचारे चले जाते हैं। और तिरहुत क्षेत्र जो होता है वो बिल्कुल अब कोई शासक वहां पे है नहीं, तो इसका विलय जो है वो तुगलक साम्राज्य में कर दिया जाएगा और इसको एक नया नाम दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं तुगलकपुर। तो तुगलकपुर किसको, तिरहुत क्षेत्र को, जिसमें पहले कर्नाट वंश का शासन था, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, तुगलकपुर से मोहम्मद बिन तुगलक के जो है वो सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कभी पूछा जाए आपसे कहां से हुए हैं तो तुगलकपुर से, है ना।
फिर मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि कहाँ पे, दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये, ठीक है, बीपीएससी में। देखो यही जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वो मैं आपको डिस्कस भी करता चलूंगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है, ठीक है। इसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय में एक सूफी संत होते हैं, नाम होता है सरफुद्दीन याहिया मनीरी। इसकी रचना है, 2 किताबों को आप ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई है। एक तो है मलफूजात और दूसरा है मनाकिबुल अफसाया, ठीक है। इसमें जो है क्या इंपॉर्टेंट है, तुगलक काल में जो बिहार में शासन व्यवस्था थी उसकी जानकारी किससे मिलती है, इन दोनों किताबों से मिलती है। मलफूजात, मनाकिबुल अफसाया किसने लिखा, सरफुद्दीन याहिया मनीरी। किसके समकालीन था, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। उसके बाद उसका भाई आता है, शासन करता है, कौन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। तो 1359 में जो है वो ये बंगाल अभियान करता है। मैंने बताया कि दिल्ली से बंगाल अभियान होता रहता है। बंगाल इंपॉर्टेंट प्रोविंस था उस समय, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र हुआ करता है जिसको सब लोग जीतना चाहते थे, है ना। तो दक्षिण बिहार जो है वहां पे होते हुए फिरोज शाह तुगलक बंगाल अभियान करेगा। तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित एक आपको बुक याद रखनी है, ठीक है, उसका नाम है सीरते फिरोज शाही। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब फिरोज शाह तुगलक जो ये अभियान कर रहा होता है तो उस समय बिहार में एक प्रसिद्ध संत होते हैं, नाम होता है शेख अहमद चिरंपूस। इससे वो मुलाकात करता है, कौन, फिरोज शाह तुगलक। और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, सीरते फिरोज शाही में, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। गया और पटना में जो है वो अभिलेख प्राप्त हुआ है कई सारा, जिसमें जो है वो राजगीर के का जो जैन मंदिर अभिलेख है, ये एक अभिलेख का नाम है जिसका नाम है राजगीर के जैन मंदिर अभिलेख। इसमें जो है वो ये चर्चा मिलती है कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो दान दिया है किसको, जो जैन मंदिर है राजगीर में, उसको जो है वो उसको दान देने की चर्चा मिलती है किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी होती है वो कौन होती है, बिहार शरीफ, जो उदंतपुरी अब बन गई बिहार शरीफ, ठीक है। और चूंकि अब बिहार शरीफ, बिहार नाम आ रहा है इसमें, तो ऐसा माना जाता है कि बिहार राज्य का नाम जो बिहार है वो संभवतः किसमें पड़ा है, तुगलक काल में पड़ा है, ठीक है, तुगलकों के शासन काल में पड़ा है। तो ये रहा आपका तुगलक वंश। इसके बाद हम लोग देखते हैं अफगान शक्ति। तो तुगलक खत्म हुआ, तुगलक के बाद हम लोग देखेंगे बिहार में अफगान शक्ति, ठीक है। तो देखो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो बाकी जो तुगलक शासक होंगे वो थोड़े कमजोर होते हैं, और जब तैमूर का आक्रमण होगा 1398-99 में, तो वो एक तरह से खत्म कर देते हैं तुगलक वंश को, आप ये मान के रखिए, ठीक है। तो उसके बाद तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाएगा। और जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, आगे भी मैं आपको बताऊंगा और पहले भी आपको बताया है कि जब भी सेंटर कोई वीक होगा ना, जैसे उस समय दिल्ली सेंटर हुआ करता था, केंद्रीय सत्ता वही हुआ करती थी, तो वहां पे जो लोकल लेवल पे जो शासक होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना सिर उठाने लगते हैं और वो अपने आप को जो है वो स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देता है। ये हिस्ट्री में हमेशा हुआ है, ठीक है, जब भी केंद्रीय सत्ता वीक होगी। तो बिहार में देखो जौनपुर राज्य जो होता है, जौनपुर राज्य आपका जौनपुर बनारस के आसपास वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे जौनपुर राज्य जो है वो उभरता है और बिहार का जो क्षेत्र है अभी उसके प्रभाव में आ जाता है। तो जौनपुर में जो सरकी शासक होते हैं वो राज कर रहे होते हैं, सरकी शासक जौनपुर से होते हैं, ठीक है। ये जो है जौनपुर राज्य का विस्तार करेंगे, देखो उत्तर में दरभंगा तक बिहार में घुस आएंगे और दक्षिण में बक्सर तक जो है इनका फैलाव हो जाता है। बाकी जो एरिया बचेगा शेष में, तो वहां पे बंगाल के जो हुसैन शाही शासक होते हैं वो बिहार में जो है वो राज कर रहे होते हैं बाकी बचे एरिया पे। तो इस तरफ जो आप देखेंगे पश्चिम तरफ, ठीक है, दरभंगा से बक्सर तक आपका हुसैन शाही नहीं, सरकी लोग जौनपुर वाले और हुसैन शाही लोग बाकी बचे क्षेत्र पे बंगाल वाले, ठीक है। तो देखो अब बिहार पे पूरी तरह से अधिकार के लिए जो जौनपुर के सरकी शासक होंगे और बंगाल का जो हुसैन शाही शासक होता है उसके बीच में हमेशा जो है वो टग ऑफ वार, लंबा जो संघर्ष है वो चलेगा। इसी बीच आपको एक चीज याद रखनी है, लोधी का अभिलेख, ठीक है। अब इसके बाद देखो कौन सा आता है, तुगलक के बाद आता है आपका सैयद, फिर लोधी आता है। सैयद तो थोड़ा बहुत रहता है वहां पे सेंटर में दिल्ली में, बट लोधी आता है इंपॉर्टेंट। तो जब लोधी आएगा तो लोधी से रिलेटेड चीजें जो है वो अफगानों की शक्ति, लोधी कौन होते हैं, अफगान होते हैं। लोधी, नुहानी, सूरी, करारानी, ये सब जो टाइटल जब आए तो ये अफगान मूल के सारे होते हैं, है ना। तो लोधी का अभिलेख है बिहार शरीफ में, ये मिलता है आपका, इसीलिए इसको बिहार शरीफ अभिलेख भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है ये अभिलेख कि सिकंदर लोधी जो होता है वो 1495-96 में जो बंगाल का हुसैन शाह सरकी, ये देखो सरकी में मत जाना, जौनपुर में मत जाओ, हुसैन शाह सरकी बंगाल वाला मैं बात कर रहा हूँ। बंगाल का हुसैन शाह सरकी जो होता है उसको हरा करके बिहार में जो होता है वो दरिया खान नुहानी, नुहानी भी अफगान होंगे, तो दरिया खान नुहानी को जो है वो गवर्नर जो है वो नियुक्त करेगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर 1504 में सिकंदर लोधी क्या करेगा कि बंगाल का जो नवाब होगा अलाउद्दीन,
उसको बाढ़ में जाकर के हराएगा। ये बाढ़ जो बिहार में एक जगह है पटना के पास, आपको पता है, और संधि करता है। और संधि में ये डिसाइड करता है कि जो मुंगेर है, मुंगेर को बंगाल और बिहार के बीच जो है वो सीमा डिसाइड करता है कि ये बाउंड्री रहेगी, आप इधर नहीं आए, हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो मुंगेर सीमा डिसाइड होता है किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में जो युद्ध होता है अलाउद्दीन के साथ। लोदी काल में जो है वो बिहार में नुहानी अफगानों की जो है वो शक्ति काफी मजबूत होती है। देखो अफगान भी कई कई कैटेगरीज के थे, जैसे एक ही जाति के कई परिवार प्रभुत्व में होते हैं ना, उसी तरीके से अफगानों में भी कई सारे वर्ग होते हैं। तो नुहानी अफगान है, उसकी स्थिति काफी मजबूत हो जाती है कब? लोधी शासनकाल में। लोधी भी अफगान होते हैं, वहां पे दिल्ली में भी अफगान और आपका बिहार में भी अफगान, ठीक है। तो काफी मजबूत होती है इसकी स्थिति। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है नुहानी शासकों में, वो देखिए दरिया खान नुहानी होता है। दरिया खान नुहानी जो होता है वो बिहार का गवर्नर होता है उस समय लोधी शासनकाल में। इब्राहिम लोधी से इसके अच्छे संबंध नहीं होते। इब्राहिम लोधी आपका, जिसको बाबर आकर के फिर हराएगा, तो दिल्ली में बैठा हुआ है, इसकी इच्छा होती है कि ये भी एक स्वतंत्र राज्य जो है वो कायम करे, लेकिन बेचारे की मृत्यु हो जाती है कि कब? 1523 में, ठीक है। वही 1526 में इब्राहिम लोधी भी क्या करेगा, क्योंकि बाबर आ जाता है अब, तो इब्राहिम लोधी आपका बाबर से हार जाएगा और पानीपत के युद्ध में। और उसके बाद जो है इसका जो बेटा होता है बहार खां, वो मोहम्मद, देखो अब पिता की इच्छा थी कि वो स्वतंत्र राज्य कायम करे, बट कर नहीं पाता, लेकिन इब्राहिम लोधी के कारण नहीं कर पाता, क्योंकि इब्राहिम लोधी उसमें मजबूत था। लेकिन जब ये हारता है तो जो बहार खां होता है, देश में तो मर गया था दरिया खान नुहानी, तो बहार खां जो उसका बेटा होता है वो इसकी इच्छा को जो है वो पूरी करने की कोशिश करेगा और मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से जो है वो बिहार में एक स्वतंत्र सत्ता की जो है वो स्थापना करने की घोषणा करता है। इस समय जो बिहार में दो इंपॉर्टेंट अफगान शासक होते हैं, एक तो आपका मोहम्मद शाह नुहानी हो गया दक्षिण बिहार में, ठीक है, और उत्तर बिहार में आपका होता है नुसरत शाह। शाह भी आए तो ये अफगानी टाइटल है, ईरानी टाइटल भी है, जो भी है आपका। बंगाल में शाह, अच्छा ये अफगानी नहीं है शायद, ठीक है। तो नुसरत शाह को ध्यान रखना है कि उत्तर बिहार में नुसरत शाह का कंट्रोल होता है, ये बंगाल का शासक होता है, और दक्षिण बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी का जो है वो कंट्रोल होता है। महमूद लोदी जो है, देखो अब क्या होगा कि जब आपका इब्राहिम लोदी हारा 1526 में बाबर से, तो उसका जो बेटा होता है महमूद लोदी, वो बेटा या जो भी होगा उसका उत्तराधिकारी जो होता है महमूद लोदी, वो आकर के बिहार में शरण लेता है, क्योंकि बिहार में अफगान यहाँ पे लोग होते हैं, तो आप यहाँ पे आएगा और यहाँ पे शरण लेकर के ये फिर से जो है वो, क्योंकि अभी एक बार हारा है, बाबर बाहर से आया है, उसने हरा दिया, तो इसको लगा कि फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है ना, क्यों हार मान लेना एक बार में। तो मुगलों के खिलाफ यहाँ पे आकर के तैयारी करेगा और 1529 में फिर से होता है घाघरा का युद्ध बाबर के साथ, और बाबर फिर से उसको बुरी तरह से जो है वो हरा देता है, किसको? महमूद लोदी को। उसके बाद बाबर क्या करेगा कि बिहार को अपने थोड़ा सा कंट्रोल में लेगा और जलाल खान को, देखो अफगान में ये भी होता है जलाल खान, कौन होता है ये? मोहम्मद शाह नुहानी का जो है वो बेटा होता है जलाल खान। तो इसको जो है वो बिहार का प्रशासक नियुक्त करेगा, अफगानों को हटाएगा नहीं, इसी में से किसी एक को ये नियुक्त कर देगा, जलाल खान। जलाल खान आप नाम याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के वक्त जो है वो आएगा फिर से। फिर घाघरा का युद्ध होता है आपका 1532 में। अब बाबर तो मर चुका है, बाबर 1530 में मर गया ना, तो घाघरा का युद्ध होगा तो ये हुमायूं के साथ होगा। तो होता क्या है, ये दूसरा है, घाघरा आपका पहला आपका हुआ था, वो मैंने आपको बताया, देखो फिर से देख लो आप घाघरा का युद्ध। ये देखो महमूद लोदी और घाघरा का युद्ध जो होता है, महमूद लोदी और बाबर के बीच में होता है, वो हो गया। ये घाघरा का युद्ध हुमायूं वाला है, ठीक है। तो बाबर की जब मृत्यु होगी तब फिर से एक होप जगेगा अफगानों को कि हो सकता है फिर से हम लोग दिल्ली पे कब्जा कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि 1530 में जब मृत्यु होती है बाबर की, तो उसके बाद 1531 में फिर से जो है महमूद लोदी को बुलावा भेजा जाएगा कि आप आइए फिर से ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। और फिर से ट्राई किया जाएगा। पटना में जो है वो राज्याभिषेक होगा किसका? महमूद लोदी का फिर से। इसमें शेर खां भी सम्मिलित होता है, ध्यान रखिएगा, यही शेर खां शेरशाह सूरी के नाम से भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 1532 में फिर से युद्ध होगा आपका घाघरा का युद्ध। दौहरिया के पास जो है वो दौहरिया का युद्ध भी उसको कहा जाता है। हुमायूं से इसका युद्ध होगा, महमूद लोदी और आपका हुमायूं का, ठीक है। यहाँ पे फिर से जो ये महमूद लोदी बेचारा हार जाता है, अफगान लोग हार जाते हैं, तो इसके बाद ये खत्म हो जाता है, हट जाता है फिर से, ठीक है। इसके बाद जो चूंकि नुहानी शासक होते हैं वही लाते हैं महमूद लोदी को, तो हारने के बाद ये जो नुहानी शासक होंगे उसका धीरे धीरे जो होगा वो पतन जो है वो शुरू हो जाता है। अब जब भी किसी का पतन होगा तो किसी के लिए मौका होगा किसी का उभरने का, ठीक है। तो कौन उभरता है यहाँ पे? अफगानों के बीच ही, जब नुहानी लोग अफगानों के बीच थोड़ी सी उसकी प्रतिष्ठा कम होती है, तो अफगानों के बीच एक नए नेता का उदय होता है, जिसको हम लोग आगे चल करके शेरशाह के नाम से जानेंगे। एक का नाम बेसिकली होता है, उस समय जब इसका उदय हो रहा होता है तो वो उस समय शेर खां होता है, शेरशाह सूरी तो वो बाद में बनता है।
ठीक है। तो बिहार में नए नेता का उदय हुआ अफगानों के बीच, नाम पड़ा शेरशाह। शेरशाह को अब देख ही लेते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है शेरशाह। शेरशाह से रिलेटेड जो भी चीज आपको जहां से भी कोई फैक्ट मिलता है वो आप याद कर लीजिए। बिहारी आदमी था तो बिहार से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में लगातार, और सेंट्रल वाले एग्जाम में भी जरूरी है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है ये। तो जन्म होता है इसका 1472 में और 1545 तक ये जिंदा रहता है। आप देखेंगे कलिंजर के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। बचपन का नाम होता है फरीद खां और पिता का नाम होता है हसन खां। हसन खां क्या होते हैं बेसिकली, जो जौनपुर राज्य होता है उस वक्त, तो जौनपुर राज्य के अंतर्गत ही एक जागीर होता है सासाराम, वहां के ये जागीरदार होते हैं। तो इस समय जो बिहार का शासक होता है बहार खां नुहानी, तो बहार खां नुहानी होगा, लोहानी नहीं होगा। ये जो मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से जो गद्दी पे बैठता है, दरिया खां नुहानी का बेटा, वही बहार खां है, वो मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से बैठता है। तो उसको ध्यान रखिए, कनेक्ट करते चलना है बीच बीच में, ठीक है ना। तो वो फरीद खां को जो है वो शेर खां की उपाधि देता है, तो वो तलवार से मार देता है शेर को, जो शेर फरीद खां होता है, इसलिए उसको शेर खां की उपाधि मिलती है। तो 3 नाम इसका हो जाएगा, आप ध्यान रखना, फरीद खां, शेर खां, फिर बाद में बनेगा शेरशाह, ठीक है। इसकी शिक्षा दीक्षा जो होती है फरीद खां की यानी कि शेरशाह की, वो जौनपुर में होती है। और ये मोहम्मद गोरी के वंशज होते हैं अफगानिस्तान में, तो यहाँ से इसका जो है वो लिंक जुड़ता है पूर्वजों का, तो इस पर ज्यादा जाना नहीं है, बस ध्यान रख लीजिए मोहम्मद गोरी का वंशज होते हैं कोई मोहम्मद सूर, और सूर से ही ये फिर सूरी करके बनते हैं। अफगानिस्तान में इनका जो है वो लिंक होता है इनके परिवार का। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी जो होता है वही बहार खां, अब नाम थोड़ा सा अलग हो गया है यहाँ पे, जो किताब में जहां जहां से मैंने वो कलेक्ट कर लिया था। तो मेरा रिवीजन इतना ज्यादा है कि मैं कनेक्ट कर लेता हूं, तो आपका भी जब ज्यादा हो जाएगा तो आप आसानी से इसको कनेक्ट कर ले जाएंगे। तो सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी जो होगा वो शेर शाह को यानी कि शेर खां को, आप उस समय ध्यान रखिएगा कि शेर खां को अपना जो पुत्र होता है जलाल, ठीक है, मैंने बताया ना कि जलाल खां का आपको नाम याद रखना है, तो जलाल का संरक्षक जो है वो नियुक्त करता है कौन, मोहम्मद शाह नुहानी, किसको, शेर शाह को, कि हमारे बेटे को थोड़ा सा सिखा बुझाओ, जो भी है, संरक्षक नियुक्त करता है। 1534 में जो है वो सूरजगढ़ा की लड़ाई होती है और यहाँ पे जो शेरशाह है वो बंगाल की सेना को जो है वो हरा देता है। अब शेरशाह जो है वो मजबूत हो रहा है। 1534 आ चुका है, कौन, मोहम्मद महमूद लोदी यहाँ पे हार चुका है फिर से, हुमायूं यहाँ पे अब दिल्ली में बैठा हुआ है, नुहानियों का पतन हो चुका है लगभग, और नया नेता कौन उभर रहा है, शेरशाह, ठीक है। तो 1534 आते आते जो है वो सूरजगढ़ा की लड़ाई करेगा और यहाँ पे बंगाल की सेना को पराजित करके पूर्वी भारत में जो है वो अपने जो आसपास के क्षेत्र है पूर्वी भारत में, उस पर अपनी स्थिति जो है वो मजबूत करता है। फिर 1537-38 में बंगाल पे ये पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता है। उसके बाद ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो दिल्ली में बैठा हुआ है हुमायूं, उससे दो हाथ करने के लिए, ठीक है ना, दिल्ली में या फिर आगरा में बैठा हुआ होगा, जहां भी होगा वो। चौसा का युद्ध होता है कब, 1539 में, बक्सर के समीप होता है ये, और यहाँ पे आपका हुमायूं जो है वो हार जाएगा, शेरशाह इसको हरा देगा और उसके बाद ये ईरान चला जाएगा हुमायूं, वहां पे वो शरण ले लेगा, ठीक है। शेर खां यहाँ पे विजयी होता है और इसी विजय के बाद, चौसा के युद्ध के बाद जो 1539 में हुआ, उसके बाद ही शेरशाह की जो है वो उपाधि धारण करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि किस युद्ध के बाद, तो चौसा के युद्ध के बाद। उसके बाद हुमायूं जो है वो हार, मतलब कि हार नहीं मानेगा, उसको लगेगा कि ये युद्ध तो हारा है, फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है ना। सब लोग वापस ट्राई करते रहेंगे ऐसे कर करके, हुमायूं तो कई बार ट्राई करता है, आप देखिएगा फिर से 1555 में आएगा। तो 1540 में हुमायूं फिर से 1 साल बाद लौट के आता है और यहाँ पे आपका कन्नौज या फिर कन्नौज के पास युद्ध होता है, तो इसको कन्नौज या फिर बेलग्राम का युद्ध दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से जो है शेरशाह यहाँ पे हुमायूं को हरा देगा, वो विजयी होगा और अब जो है 10 जून 1940 को आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक होता है। वो राज्याभिषेक कैसे ही हो गया था जीतने के बाद, ठीक है, सिंहासन में बैठ तो गया था, बट आगरा में पूछा जाए कि विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ, जब वो बेलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध जीतता है, तो 10 जून 1540 में शेरशाह का आगरा में राज्याभिषेक होता है विधिवत रूप से। इसके बाद गद्दी पर बैठने के बाद ये सूर्यवंश की स्थापना करेगा और जब ये सूर्यवंश की स्थापना करता है या फिर गद्दी पर बैठता है, तो इसकी इस समय आयु 68 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा कितनी ज्यादा उम्र में ये इस तरह की चीजें कर रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नवंबर 1940 में इसके बाद युद्ध पे युद्ध करेगा, ये क्षेत्र पे क्षेत्र जीतता जाएगा। तो 1940 में क्या करेगा, लाहौर पर भी अधिकार करेगा। देश में डाक प्रथा का जो चलन है वो कौन आरंभ करता है, शेरशाह सूरी आरंभ करता है। पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाएगा और पटना को फिर से जो है वो बिहार की राजधानी जो है बनाता है। पहले पाटलिपुत्र हुआ करती थी, अब पटना के नाम से फिर से ये स्थापित कर करके पटना को बिहार की राजधानी बनाएगा। और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, इसकी चर्चा मिलती है तारीख दाऊदी में, और क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ सकता है कि तारीख दाऊदी किसकी रचना है, अब्दुल्लाह की रचना है। और इसमें चर्चा क्या मिलती है कि शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग और
पुनः जो है पटना को बिहार की राजधानी बनाया, इसकी चर्चा मिलती है। तारीख दाऊदी अब्दुल्ला नाम याद रखना है। फिर शेरशाह जो है वो 1542 में मालवा का अभियान करेगा और मालवा पे वहां पे विजय कर लेगा, ठीक है। और वहां से जब लौटता है, देखो बड़ा पेड़ जब गिरता है तो छोटे मोटे पेड़ तो आ ही जाते हैं उसके नीचे, ठीक है। तो लौटते वक्त फिर से मिल जाता है रणथंभौर, बीच में लगता है इसको भी जीत लें, तो 1542 में रणथंभौर पे भी अधिकार कर लेगा शेरशाह। 1544 में ये राजपूताना का अभियान करता है। मारवाड़ के शासक होते हैं राव मालदेव, वहां पे ये उनके साथ लड़ाई होती है और इस लड़ाई में शेरशाह को बहुत मुश्किलें आती है, बहुत कठिनाई होती है। और वहां पे शेरशाह का एक स्टेटमेंट है कि शायद एक मुट्ठी बाजरे के पीछे मैं हिंदुस्तान का राज्य गवा देता, ठीक है। तो ये उसका स्टेटमेंट होता है, शेरशाह बोलता है। बहुत मुश्किल आई थी इसको। और मारवाड़ अगर जीत भी लेता तो शेरशाह को क्या मिलता उस रीजन में, ना तो कृषि अच्छी होती है ना तो कुछ और होता है। इसीलिए बाजरा का प्रयोग करता है कि बाजरा होता था उस क्षेत्र में, सूखा क्षेत्र है वो। उसके बाद कलिंजर का युद्ध होगा 1545 में, और ये शेरशाह का जो है वो अंतिम युद्ध होता है। ये किसके साथ होता है? चंदेलों के साथ होता है। ध्यान रखिएगा क्यों हुआ। इसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो जाएगी। तो भाटा का राजा होता है वीर भानु। देखो हुमायूं मरा नहीं था, हुमायूं ईरान में वापस से वो शरण लिए हुए था, वहां से कुछ ट्राई कर रहा था कि कुछ कोशिश हो सके तो वापस से आकर के इसको जीता जाए, वापस से अपनी गद्दी को प्राप्त किया जाए। तो भाटा का राजा वीर भानु जो है वो हुमायूं की मदद करता है और इससे शेरशाह क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं। तो जब नाराज होता है तो शेरशाह इसके पीछे आता है, और जब शेरशाह इसके पीछे आएगा तो ये भाग करके कलिंजर चला जाता है। कलिंजर का राजा होता है उस वक्त कीरत सिंह, तो कीरत सिंह के पास चला जाता है। फिर शेरशाह कलिंजर पर आक्रमण करेगा और 3 महीने तक लगभग घेरा डाले रहेगा। यहीं पे एक घटना हो जाती है, एक मिनट, यहीं पे 22 मई 1900 नहीं, बार बार मैं वो बोल रहा हूँ, 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे। कारण क्या होता है कि एक हथगोला जो है वो फट जाता है, बम जो है वो बारूद फट जाता है, और बारूद फटने के कारण ये घायल हो जाता है। उसके बाद जो है वो इसकी मृत्यु होती है कुछ दिनों के बाद। लेकिन मरने से पहले फिर से ये जो है यहाँ पे जीत लेता है, ठीक है, कलिंजर पे इसका अधिकार हो जाता है। तो और फैक्ट्स हैं क्या क्या कि सिंहासन पर बैठते समय मैंने आपको बताया कि शेरशाह की जो आयु थी 1540 में कितनी थी? 68 वर्ष थी। और जब मरा तो आप ध्यान लगा लीजिए कि 45 में मरा है तो कितना होगा। आप अगर ऐसे बीपीएससी कहीं पूछ दिया 60वें के बाद उसका थोड़ा सा रुख बदल गया है तो आप जोड़ बोड़ करके कर लीजिएगा, ठीक है। 1541 में पाटलिपुत्र को वापस से पटना के नाम से पुनर्स्थापित करता है, बिहार की राजधानी बनाता है। निर्माण क्या करता है? रोहतासगढ़ का किला बनाता है, बिहार में है ये। और किला ये कुहना मस्जिद जो है वो जो दिल्ली में है उसका जो है वो निर्माण करेगा। रोहतास बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है इसके शासनकाल में। शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम वगैरह में ही है। तो ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया, यानी कि ये सेकुलर शासक था। इसके पहले जितने भी मुस्लिम शासक आएंगे, जैसे बाबर आता है, उसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है कि जो इस्लाम के लिए काफी अच्छा काम करता है, लड़ता है, ठीक है। उसका बाबर के पहले वाले भी जो मुस्लिम शासक होंगे उसमें कोई सेकुलर होता नहीं है। तो ये फर्स्ट मुस्लिम शासक होता है जो हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं करता है। फिर बाद में तो अकबर वगैरह बहुत शासक आएंगे, अकबर जहांगीर ये सब आएंगे, सब सेकुलर होते हैं, ठीक है। ये भूमि की माप के लिए जो है वो 32 अंक का जो सिकंदरी गज है उसको इस्तेमाल करता है, और सन की जो डंडी होती है उसको भी इस्तेमाल करता है। कबूलियत और पट्टा प्रथा किसने शुरुआत की? शेरशाह ने शुरुआत की। और पैदावार का ये 1/3 जो है वो लगान के रूप में लेता था। तांबे का दाम और चांदी का या रुपया, ये ध्यान रखना है, किसने चलाया? शेरशाह ने चलाया। इसके बाद देखो फैक्ट देखो शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी इतना भी योग्य नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन उसको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि शेरशाह कुछ भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, ठीक है। तो 45 में जब शेरशाह की मृत्यु होगी तो उसका पुत्र होगा कौन? जलाल खां। तो जलाल खां जो है 1545 में किस अपना उपाधि चेंज करेगा। जब भी शासक बनता है तो वो कुछ बढ़िया सा फैंसी जो है वो उपाधि धारण करेगा, उसके बाद बैठता है, ठीक है। ये ट्रेंड है। तो जलाल खां जो है इस्लाम शाह के नाम से 1545 में जो है वो गद्दी पे बैठेगा। और ये क्या करता था कि ये अफीम बहुत खाता था, ठीक है ना। अफीम के कारण इसको गले की बीमारी हो जाती है और इसके कारण ये मर जाएगा, ये 1553 में। तो अच्छा दिन रह भी जाता है, ये 1545 से 53 रह गया, ठीक है, 8 साल रह गया लगभग। 53 में क्या होगा? जब ये मरेगा कौन? इस्लाम शाह, तो उसका पुत्र होगा फिरोज शाह, वो गद्दी पे बैठेगा। लेकिन 2 दिन बाद ही मुबारिज खां जो होगा, उसका मामा होता है, उसकी हत्या कर देता है और खुद जो है वो मोहम्मद आदिल शाह के नाम से मुबारिज खां जो होगा वो आदिल शाह के नाम से गद्दी पे बैठ जाएगा। लेकिन उसके बाद 1-2 सालों में आ जाता है कौन? हुमायूं वापस आ जाएगा। 1555 में हुमायूं आएगा और फिर से जो है दिल्ली पर अधिकार करता है, इसको हरा करके, और सूर्यवंश का इस तरह से जो है वो अंत हो जाएगा। 15 वर्षों तक चलता है, 1540 से 1555 तक, ठीक है। तो शेरशाह के बाद बिहार में क्या अफगान आएंगे? देखो फिर से शेरशाह जब खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो बिहार देखो हुमायूं दिल्ली में आया है, अभी भी आया ही है वो, ठीक है। तो
तो उस समय कुछ अफगानों को मौका मिलेगा वापस से, रूहानी शासक तो लगभग खत्म हो गए थे, शेर शाह उसके बाद आ गया था। तो अब दूसरे अफगान जो है यहाँ पे प्रभुत्व में आते हैं, उसमें करारानी शासक होते हैं। ताज खां करारानी याद रखिएगा, सुलेमान खां करारानी और दाऊद खां करारानी, ये जो है बिहार में अपना शासन चला रहे होते हैं, मुगल के अंतर्गत ही रहेंगे। लेकिन 1580 में आप देखेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा मुगल शासन में, कि अकबर जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से बिहार की जो है वो सत्ता मुगल साम्राज्य में बेसिकली बिहार को मिला लेता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा घमंड दिखाता है। दाऊद खां करारानी जो है वो अकबर को, सोच रहे हो, अकबर को दिखाया, क्योंकि वो भाई दिल्ली का सुल्तान था, वो तुम उसको दिखा रहे हो। तो फिर अकबर इसको सबक सिखा करके बिहार को जो है वो मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। फिर इन लोगों का कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये रहा अफगान शक्ति। अब देखेंगे हम लोग बिहार में मुगल शासन। तो मुगल शासन में भी अकबर के समय तक जो है अफगान शासक होते ही होते हैं। लेकिन ये दाऊद खां करारानी जो होगा, ये थोड़ा सा गलती कर देगा। क्या कर देगा कि अकबर के खिलाफ जो है वो अहंकार का प्रदर्शन करता है। तो अकबर क्या करेगा, इसको सबक सिखाएगा, और सबक सिखाने के लिए बिहार पे जो है अकबर का आक्रमण हो जाता है। तब तक इसका मामला ठीक चल रहा होता है करारानी शासक का, बट ये गलती करता है यहाँ पे। ठीक है, तो 1574 में जो है वो अकबर पटना पे अधिकार करेगा, और उसके बाद मिथिला नरेश जो है बीच में कोई मिलेगा तो उसको भी समेट लेगा अपना, तो मिथिला नरेश को भी जो है वो पराजित कर देता है। ठीक है, 1576 में जो है वो अकबर जो है वो बंगाल और बिहार को जो है वो मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, और 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित किया जाता है। देखो ये बीपीएससी का माना हुआ है। ठीक है, 3 डेट आपको याद रखना है। 1574 में क्या हुआ, पटना पे अधिकार किया किसने, अकबर ने। 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, और 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक राज्य या फिर प्रांत जो है वो घोषित किया जाता है। तीनों डेट याद रखिएगा, वरना कंफ्यूजन तय है बिहार वाले क्वेश्चन में। ऐसे ही कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये सब बीपीएससी का मैंने पीवाईक्यू से उठाया, आप ध्यान रखिएगा, लिख दिया है मैंने, इसीलिए नोट्स में लिखा हुआ था मैंने। उसके बाद 1580 में जब ये बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर देगा, तो कोई चाहिए होगा वहां पे प्रांतपति के रूप में, तो राजा मान सिंह को जो है वो अकबर क्या करता है, प्रांतपति नियुक्त करता है। और ये 1587 से 1594 तक जो है बिहार का प्रांतपति रहेगा। कौन? राजा मान सिंह। ये मान सिंह जो है रोहतास को अपनी राजधानी बनाता है बिहार पे, जब ये आपका प्रांतपति बनकर के आता है तो। ठीक है, रोहतास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शेर शाह सूरी के बाद। ठीक है, महत्व उसका काफी बढ़ जाता है। जहांगीर के शासनकाल में देखो क्या होगा कि जो खोखरा देश, जिसको हम लोग छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं, उस पे ये मुगलों का कब्जा हो जाता है, और ये अब बिहार में, तो उस समय तो बिहार में ही था ना, अब झारखंड हो गया। ठीक है, फिर जहांगीर क्या करेगा, वो 1621 में राजकुमार परवेज को जो है वो बिहार का प्रांतपति नियुक्त करता है। और इसके बाद से एक परंपरा शुरू हो जाती है किस चीज की, कि सिर्फ राजकुमारों को ही उसके बाद प्रांतपति जो है नियुक्त किया जाने लगा। इसके पहले आप देखेंगे कि मानसिंह था, तो मानसिंह कोई मुगल वंश का तो था नहीं, वो राजपूत था। उसके बाद आप देखेंगे कि बाकी जो भी शासक हुए, तुगलक के समय में भी कोई और था, ये सब था, कोई तुगलक वंश का नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद से जो आपका जहांगीर के बाद से याद रखिएगा कि राजकुमार परवेज जब बनता है, जहांगीर का पोता होता है या कोई और होता है, जो भी है मुगल परिवार का ही होता है ये, तो उसके बाद से राजकुमारों को ही सिर्फ प्रांतपति नियुक्त किया जाने लगेगा। 1702 में औरंगजेब क्या करेगा कि राजकुमार अजीम को जो है वो प्रांतपति बिहार का नियुक्त करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यही अजीम जो है वो अजीमाबाद जो है वो पटना का नाम बदल करके कर देता है। इसने उपाधि धारण की अजीमुस्तान की, ये भी याद रखना है, तो रख लीजिएगा आप लोग। बट अजीमाबाद जो है वो किसने बदला, राजकुमार अजीम ने। कब ये बना था प्रांतपति बिहार का, तो बिहार का प्रांतपति या सूबेदार ये बना था 1702 में औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, 1704 में जो है वो मुगल जो सत्ता है धीरे धीरे वीक होने लगती है। औरंगजेब देखो 1705 के आसपास मर जाता है। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं कि जब औरंगजेब के बाद कोई मुगल शासक में कोई उतना प्रभावी रहा नहीं जो कंट्रोल कर पाए, और जब लास्ट वक्त आया था औरंगजेब का, तो उस समय मुगल खजाना बिल्कुल लगभग जो है ना वो बहुत कमजोर हो चुका था, खजाने में ज्यादा रकम थी नहीं। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब केंद्र में सत्ता कमजोर होती है, तो जो लोकल शासक होते हैं वो सिर उठाते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित जो है वो करने लगते हैं। तो 1704 में इतना भी कमजोर नहीं हुआ था, औरंगजेब भी जिंदा था। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि उतना भी मजबूत रहा नहीं था। तो बंगाल में जो मुर्शिद कुली खां शासन कर रहा होता है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही, एक सूबेदार के रूप में आप कह लीजिए, जो भी है वो स्वतंत्र जो है वो राज्य का गठन करता है बंगाल, है ना। और बिहार भी चूंकि उसके नियंत्रण में होता है, बंगाल का पार्टी होता है बिहार, तो बिहार भी उसके नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, बट इस समय वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होता। ये उस समय तक भी है, मुगल जो साम्राज्य होता है उसको अपना जो नजराना वगैरह है, टैक्स वगैरह, वो भेजता रहता है, जिससे पहले भेजता था।
1713 में देखो आप, फर्रुखसियर का जो है वो पहला मुगल साम्राज्य होता है फर्रुखसियर, जिसका राज्याभिषेक जो है वो कहाँ होगा, पटना में होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद और भी कई मुगल शासकों का होगा पटना में राज्याभिषेक, बट फर्रुखसियर पहला था। कब हुआ? 1713 में। 1733 तक जो है बंगाल का जो नवाब होता है वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो, प्रत्यक्ष शासन जो है वो अपने अंदर में ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। और ये जो सत्ता जो है वो, ये जो कंडीशन है, वो स्थिति है वो 1757 तक, जब तक कि प्लासी का युद्ध नहीं होता तब तक कायम रहती है, सिराजुद्दौला तक, है ना। फिर बंगाल का जो नवाब होगा वो बिहार, अब देखो कंट्रोल कर लिया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा पे डायरेक्ट कंट्रोल आ गया बंगाल के नवाब का, ठीक है। तब तक अब बहुत वीक हो चुका होता है, तो उसको लगता है कि वक्त आ गया है, मुर्शिद कुली खान जिसको कंट्रोल में ले लेता है। जब कंट्रोल में लेगा तो बिहार के प्रशासन के लिए, जैसे वो लोग प्रांतपति नियुक्त करते थे, ये भी क्या करेगा कि एक उप नवाब जो है वो, बंगाल का जो नवाब होगा, एक बिहार के लिए एक उप नवाब का पद बनाएगा, या फिर इसको नायब नाजिम भी बोलते हैं, वो पद क्रिएट करता है। और इस जो आखिरी उप नवाब होता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां रहेगा आपका पटना में, यानी कि अजीमाबाद में, कब से कब तक? उप नवाब के रूप में 1734 से 1740 तक। इसके बाद अलीवर्दी खां क्या करेगा कि खुद बंगाल का नवाब बन जाएगा उसका अधिकार करके, ठीक है। तो पहले मुर्शिद कुली खां, फिर उसके बाद दूसरा आएगा आपका सरफराज खां, जो भी आपको बताऊंगा। तो 1740 में जो बिहार का उपनवाब होता है, कौन? अलीवर्दी खां। वो उस समय का जो बंगाल का नवाब होता है तत्कालीन, जिसका नाम होता है सरफराज खां। तो सरफराज खां को हरा करके ये खुद जो है वो बंगाल की गद्दी पे जो है क्या करेगा, वो अधिकार कर लेगा, ठीक है। तो अब कौन बनेगा नवाब? अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां 1740 से लेकर के 1756 तक जो है वो बंगाल का नवाब रहेगा। इसके बाद सिराजुद्दौला बनता है। तो ये बिहार का उपनवाब रहा कब से कब तक? 34 से 40 तक। मुगल साम्राज्य का चूंकि वहां पे पतन हो रहा था, तो देखो अफगान पहले थे प्रभावी, करारानी तक रहे, अब अकबर के वक्त तक रहे, उसके बाद अकबर ने उसको समेट दिया, ठीक है। तो ये अलीवर्दी खां जो भी था वो मुगल साम्राज्य के एक हिस्से से बाहर निकल के आकर के जो ये लोग शासन कर रहे थे मुर्शिद कुली खान के बाद से, ठीक है। तो जब मुगल साम्राज्य बिल्कुल पतन हो जाएगा, सेंटर बिल्कुल वीक हो जाएगा, तो अफगान जो लोग होंगे ना, वो वापस से अपना सिर उठाने लगेंगे, फिर से विद्रोह जो है वो बिहार के क्षेत्र में शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसको संभालने के लिए, अफगानों के जो लगातार विद्रोह हो रहे थे उसको संभालने के लिए अलीवर्दी खां क्या होता है कि करता है कि जैनुद्दीन हैबतगंज को जो है वो बिहार का उपनवाब बनाता है। लेकिन ये जो है 1748 में अफगानों के द्वारा ये जो हैबत जंग होता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद अलीवर्दी खां क्रोधित हो जाएगा और रानी सराय वो पटना का युद्ध होता है, किसके किसके बीच में? जो बंगाल का नवाब होगा अलीवर्दी खां, उसके बीच में, और अफगानों के बीच में। अफगानों को कुचलने के लिए आता है, तो अफगानों को हरा करके ये फिर विद्रोह को जो है वो शांत करता है। 1751 में आप देखेंगे कि अलीवर्दी खां, एक इफेक्ट है, याद रख लीजिएगा बस, ये मराठों को पराजित करता है, कहाँ पे? फतुहा के पास, ठीक है ना। और मराठे तो मराठे होते हैं, बट ये पराजित कर देता है अलीवर्दी खां, ठीक है। लेकिन फिर भी मराठा जो है बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते हैं तब तक। तो ध्यान रखिएगा कि फतुहा के पास मराठों को पराजित किया था अलीवर्दी खां ने, कब? 1751 में। 1756 में जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बनता है। 1 साल के बाद आपका बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे वापस से क्या मतलब पहली बार सत्ता पे आते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, डायरेक्ट कंट्रोल तो बक्सर के बाद होगा 1764 के बाद, बट प्लासी के बाद अंग्रेजी शासक होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग मध्यकाल में ही हैं, आधुनिक भारत में हम लोग घुसे नहीं है। मध्यकाल में थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि मध्यकाल में ही यूरोपीय लोगों का जो है आगमन भारत में शुरू हो गया था पुर्तगालीज के बाद में। तो बिहार में कैसे कैसे हुआ वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार में यूरोपीय जो व्यापारी होते हैं उसका आगमन पहले कौन आया, लास्ट में कौन आया, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, तो बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए, ये ध्यान रखना है आपको। फिर सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना की बात की जाए कि किस देश के मतलब किस देश के व्यापारियों ने की, तो डच ने की। डचों ने, जो नीदरलैंड के लोग होते हैं उसको डच कहा जाता है। 1632 में यहाँ पे पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना होती है। और अंग्रेज लोग अपना जो फैक्ट्री फर्स्ट स्थापित करेंगे वो है 1651 में, कहाँ पे? आलमगंज, पटना में, ठीक है ना। हालांकि ये लोग ट्राई कर रहे होते हैं 1620 से ही, बट 1651 में जाकर के अंग्रेज जो है अपनी पहली फैक्ट्री बनाएंगे। तो पहली फैक्ट्री इस तरह से किसने बनाई बिहार में? व्यापार यूरोपीय लोगों में, डचों ने बनाई 1632 में। यही मारना है आपको यूपीएससी में, ठीक है ना। पटना कॉलेज का जो आज उत्तरी इमारत आप देखते हैं वो डच फैक्ट्री था पहले। और गुलजार बाग का जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो अंग्रेज फैक्ट्री, उसका लोकेशन जो था वो अंग्रेज फैक्ट्री का वही था, ठीक है। 1774 में जो है वो जो डिन लोग होते हैं, डिमार्क के लोगों को डिन कहा जाता है,
वो लोग भी एक फैक्ट्री बनाते हैं कहाँ पे, पटना सिटी में, जो नेपाली कोठी है वहाँ के आसपास जो है वो डेनिश लोगों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की जाती है। तो अंग्रेज याद रखना है कब, 1651 में, डच 1632 में, और ये जो डेन है वो 1774 में। तेवर्निये फ्रांसीसी यात्री था, ये पटना के बारे में काफी अच्छा लिखा है, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है। तो फ्रांस का यात्री था और ये लिखता है कि पटना जो 17वीं शताब्दी में जो है, पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर था और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा जो है वो व्यापारिक केंद्र था। पटना उसमें बहुत शिखर पर पहुंच रहा था मुगल साम्राज्य में, ठीक है। तो अंग्रेज यात्री भी है जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये भी बिहार के बारे में जो है वो पटना के बारे में खास करके बहुत अच्छी बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार को। तो इस प्रकार हमने जो मध्यकालीन बिहार का इतिहास है वो हमने खत्म किया। अब हम लोग आधुनिक बिहार का जो इतिहास है उसको देखेंगे। इसमें भी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हुए हैं और आंदोलन हुए हैं आजादी से पहले, उसको कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार आप देखेंगे कि इस सेक्शन से सिर्फ 1-2 प्रश्न हमेशा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला विद्रोह होता है आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे मैंने लिख दिया था, 1 मिनट, ये रहा सन्यासी विद्रोह, छूट गया था ये मुझसे। तो सन्यासी विद्रोह जो है वो 1763 में होता है और ये देखो इनिशियल डेट याद रखना कि 1763 में शुरू हुआ, बाकी वो कुछ विद्रोह आप देखेंगे कि 70-80 साल चलता है, कुछ 100 साल तक चला है, तो वो उस पर मत जाइएगा, डेट वेट पे ज्यादा मत जाइएगा। 1763 के आसपास शुरू हुआ सन्यासी विद्रोह। इतना ध्यान रखना है कि 1857 के भी लगभग 100 साल पहले की बात हो रही है ये। तो ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जो है ये प्रथम विद्रोह था और ये सन्यासियों द्वारा हुआ था। कहाँ पे क्षेत्र था इसका, बंगाल और बिहार में था ये। विलियम हंटर के अनुसार उसने कहा कि सन्यासी विद्रोह जो था वो एक किसान विद्रोह था। इसके जो इंपॉर्टेंट नेता थे वो थे मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई, ये सब लोग थे। वारेन हेस्टिंग, देखो ये बता रहा हूं कि 1763 से 1800 तक चलता है, तो बीच में वारेन हेस्टिंग भी आएगा आपका गवर्नर जनरल बनकर के। तो उस समय ये विद्रोहियों के खिलाफ जो है वो कठोर आदेश पारित करता है कौन, वारेन हेस्टिंग, और दमन का आदेश देता है। 1776 में ये होता भी है और विद्रोह का केंद्र जो 1776 में होता है वो पटना के आसपास वाले क्षेत्रों में उसमें होता है। विद्रोही जो होते हैं वो पटना में के आसपास, जो पटना में और पटना के आसपास जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कोठियां होंगी और अंग्रेजों के जो वफादार जमींदार होंगे उसको क्या करेंगे, ये लोग लूट लेंगे और टैक्स वसूलना बहुत मुश्किल कर देती है सरकार को। यहाँ पे ये लोग जो विद्रोही होते हैं। सारण जिला में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, सारण जिला में देखो 5000 विद्रोही जो लोग होते हैं, सन्यासी विद्रोह के जो लोग होते हैं वो, उसकी सेना और अंग्रेजी सेना जो है वो दोनों आपस में भिड़ते हैं, इनके बीच मुठभेड़ होती है। और इंटरेस्टिंग इसमें ये कि ये लोग हरा देते हैं उसको, समझ रहे हो आप, सन्यासी विद्रोहियों की सेना जो है वो अंग्रेजी सेना को हरा देती है। कई भारत के शासक नहीं हरा पाए और ये लोग हरा देते हैं, तो अंग्रेजी सेना यहाँ पे पराजित भी होती है। ये जो है लक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया पहली बार आत्म बलिदान के आदर्श का, और विदेशी पूंजीपतियों से देश की स्वतंत्रता का जो है वो लक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। ये हो गया आपका सन्यासी विद्रोह। अब है नील विद्रोह। तो नील विद्रोह जो है वो 1860-61 में होता है, कहाँ पे, बंगाल में होता है। 66 में देखिए ये पंडौल मधुबनी के आसपास के क्षेत्रों में भी फैलता है। 67 में ये चंपारण में भी होता है नील विद्रोह, मतलब बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र में हो रहा है ये। इस समय दरभंगा और बेतिया 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां पे जबरदस्ती जो है वो नील की खेती करवाई जाती थी। नील वाला मुद्दा चंपारण में भी देखते हैं आप लोग 1917 में, ठीक है, पहले भी हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सच ये चंपारण के वक्त ही हुआ है, नहीं, पहले भी हो रहा होता है ये, और पहले भी विद्रोह हो चुका होता है। इसके बाद है बहावी आंदोलन। देखो ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनता है, जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको कवर करना है, ठीक है। डिटेल बहुत ज्यादा पूछता नहीं आपको हिस्ट्री से, तो नहीं करना है उसको। डिटेल आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं पढ़ाऊंगा इंडिया वाला, उसमें डिटेलिंग चाहिए, तो मैं आपको ऑलरेडी उस पर वीडियो अभी चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हो जाकर के, ठीक है। तो बहावी आंदोलन का जो प्रवर्तक होता है, आदि प्रवर्तक मतलब कि जो इसका सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करता है, उसका नाम होता है अब्दुल अल बहाव। ये अरब के होते हैं और भारत में जो इसके जन्मदाता हैं वो है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी जो है वो रायबरेली के होते हैं, बरेलवी से याद रखिएगा, बरेली, ठीक है, रायबरेली। जब पहली बार सैयद अहमद बरेलवी यहाँ पटना आते हैं तो मोहम्मद हुसैन को यहाँ अपना प्रतिनिधि जो है वो नियुक्त करते हैं। दूसरी बार जब ये पटना आएंगे तो 1821 में जो है वो 4 खलीफा जो है बिहार में नियुक्त करते हैं। कौन कौन, इसका नाम ध्यान रखना है, पूछा गया है, मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, इनायत अली और फरहत अली। तो ये जब चारों नाम की बात की जाए तो आपको बताना है क्या कि ये लोग बहावी आंदोलन से जो है वो संबंधित थे। 3-4 नाम हो गया ना, अब्दुल अल बहाव, सैयद अहमद बरेलवी, मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, इनायत अली और फरहत अली। ये जो आपका बहावी आंदोलन था एक समाज सुधार, धर्म सुधार कह सकते हैं, समाज सुधार से ज्यादा ये सही है, धर्म सुधार आंदोलन था। कहाँ पे, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम धर्म में एक धर्म सुधार आंदोलन था।
और 1857 का जब विद्रोह होता है उस समय पटना में बहावी आंदोलनकारी काफी जो है वो सक्रिय होते हैं। 1869 के बाद आप देखेंगे कि ये आंदोलन जो है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है और ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार का पहला उदाहरण किसी ने प्रस्तुत किया है भारत में, तो वो किसने किया है? बहावियों ने ही किया है। ठीक है, बहावी लोग जो थे वो इसके मतलब कि बहावी जो आंदोलन था उसके जो अनुयायी थे ये अपने आप को क्या बोलते थे? अहले हदीस बोलते थे। ठीक है ना, ये टर्म ये सब आपको बस याद रखना है, काम हो जाएगा आपका। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ, वो इसी का एक एक्सटेंशन मान सकते हैं। ये जो बहावी आंदोलन था उसी से प्रेरित था कौन? फराइजी आंदोलन जो बंगाल में हुआ। और 1828 से 1868 तक पटना जो है इसका प्रमुख केंद्र होता है किसका? फराइजी आंदोलन का। 1865 में बहावियों पर पटना में जो है वो मुकदमे चलाए जाते हैं और कारावास की सजाएं दी जाती है। 1857 के बाद जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है बहावियों के प्रति वो काफी सख्त हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उनकी गिरफ्तारियां होती है, फांसियां दी जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में उन पर मतलब कि दमन चक्र चलाया जाता है। उसके बाद आता है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह आपको होता है 1770 के बाद जो होता है वो होता है। नोनिया लोग कौन थे? नोनिया देखो, बिहार बहुत फेमस था सोरे के लिए। उस समय जब यूरोपीय लोग यहाँ पे आए तो सबसे ज्यादा जो बिहार से व्यापार होता था उस वक्त वो सोरे का होता था। सोरा क्या था कि मिट्टी से, सोरा मतलब बारूद इससे बनता था सोरे से। ठीक है ना, तो मिट्टी से सोरा जो है वो तैयार होता था और जो तैयार करने वाले लोग थे उसको नोनिया बोलते थे। नोनिया लोग ही तैयार करते थे। तो उस समय अगर पूछा जाए कि बिहार में सोरे के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था, तो हाजीपुर था, तिरहुत था, सारण था और पूर्णिया था। अंग्रेजी में सोरा को साल्ट पीटर बोलते हैं। तो ये नोनिया लोग क्या करते हैं कि नोनिया लोगों के साथ अंग्रेजी जो सरकार होती है वो ठीक से पेश नहीं आती, उनको उन पर अत्याचार किया जाता है। इसके बाद जो है वो नोनिया लोग विद्रोह करते हैं, जिसको हम लोग नोनिया विद्रोह के नाम से जानते हैं। लोटा विद्रोह हुआ कब? 1856 में। तो देखो यही सब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एग्जाम में। आप किसी से पूछ देना, अभी आप तो पढ़ रहे हो तो ठीक है आपको पता चलेगा। आप किसी से पूछना कि लोटा विद्रोह कब हुआ, एक ऐसे टेंटेटिव डेट बताओ। वो हो सकता है कि 1900 वाले में डेट बता दे, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास का डेट बता दे कि तब हुआ। लोगों को क्लियर नहीं है कि ये क्रोनोलॉजी क्या है। ठीक है ना, लोटा विद्रोह आपका देखिए 1857 के भी पहले हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर करने का बस एक ही उपाय है, रिवीजन। बार बार इसको देखिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो लोटा विद्रोह आपका मुजफ्फरपुर में होता है। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे पहले जो मुजफ्फरपुर जेल था वहां पे कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में मिट्टी के बर्तन दिए जाने लगे। तो इसके कारण लोगों ने कैदियों ने विद्रोह कर दिया कि हमें वापस से तुम पीतल का दो, तो वापस से इनको मिलता है पीतल का लोटा। थोड़ा फनी है बट ऐसा ही है। तमार विद्रोह जो है वो हुआ उसके बाद 1789 से 94 तक। तमार विद्रोह कहाँ पे हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ और उरांव जनजाति द्वारा जो है वो विद्रोह किया गया था। देखो बिहार के हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जितने भी जनजातीय विद्रोह होंगे वो कहाँ पे होंगे? साउथ बिहार के बाद वाला जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र खास करके, और साउथ बिहार से लगा हुआ क्षेत्र जो है वो आपका भागलपुर हो गया, गया के आसपास नवादा, जमुई, इस सब क्षेत्र है। ठीक है, तो मेनली छोटा नागपुर में होगा। बस आपको क्या होगा कि जनजातियों का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा इसमें। तो तमार विद्रोह में उरांव जनजाति छोटा नागपुर में हुआ। क्यों हुआ? तो जमींदार वहां पे जो थे वो शोषण कर रहे थे आदिवासियों का, उसके कारण ये होता है। और इसके कारण क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार 1794 में जो है वो शांति की व्यवस्था की बहाली के लिए जमींदारी पुलिस बल की जो है वो व्यवस्था करती है। फिर चेरो विद्रोह होता है। कब होता है? ये 1800 के आसपास होता है और इसका क्षेत्र होता है पलामू। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज होते हैं या फिर और चेर शासक होते हैं, इसके बीच ठन जाती है किस चीज को लेकर के? जो पलामू दुर्ग होता है उस पर कब्जे को लेकर के इनके बीच जो है वो भिड़ंत हो जाती है। इसका नेतृत्व किया था चेर विद्रोह का भूषण सिंह ने किया था। इसको फांसी बाद में दे दी जाती है। हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह हुआ उसके बाद 1820 में। ये छोटा नागपुर की जो हो जनजाति थी वो उन्होंने किया था। और रीजन क्या था कि जो यहाँ का सिंहभूम का राजा था, ठीक है ना, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था ये, तो इसको अंग्रेजों से समर्थन प्राप्त था। तो इस राजा का भाई का नाम होता है जगन्नाथ सिंह। वो क्या करता है कि जनजातियों का काफी उत्पीड़न करता है, तो उसके कारण लोग यहाँ पे विद्रोह करते हैं। फिर हुआ कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831-32 में होता है आपका। ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र में होगा। जितने भी जनजातीय विद्रोह होंगे आपका वही छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास वाले में होंगे। तो मुख्य कारण इसका होता है कि भूमि संबंधी असंतोष होता है यहाँ पे। और ये किस जनजाति का विद्रोह होता है? तो मुंडा का और हो का। ठीक है ना, मुंडा, हो, उरांव, ये सब आपको ध्यान रखना है कि किस वाले में, इस विद्रोह में कौन थे। तो कोल विद्रोह में मुंडा और हो थे। मेनली मुंडा लोग विद्रोह करते हैं शुरुआत में, बाद में हो और बाकी कुछ जनजातियां भी इसमें शामिल होती है। तात्कालिक कारण ये था कि छोटा नागपुर का जो राजा था उसके भाई का नाम था हरनाथ शाही, और वो जो है वो अपनी इसकी जो जमीन होती है, जो जनजातियों की जमीन होती है, वो अपने प्रिय लोगों को जो है वो सौंप देता है, और इसके कारण से वहां पे लोग विद्रोह करते हैं। इंपॉर्टेंट नेता कौन कौन से थे इसमें? तो बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंगराय
और सुरगा मुंडा जो है उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। क्षेत्र जो है जहां जहां पे फैल गया, रांची में फैला, हजारीबाग में, पलामू और मानभूम क्षेत्र पे जो है ये फैला था। इसके बाद है आपका भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह होता है आपका 1832-33 में। इसका भी क्षेत्र वीरभूम होता है, उसी वही छोटानागपुर के वाला क्षेत्र जो है वो नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा किया गया। और यहाँ पे जो विद्रोह होता है वो किसानों और छोटे जमींदारों के द्वारा भी होता है। ठीक है, जमींदार सिर्फ शोषक नहीं थे, छोटे जमींदार पीड़ित भी थे, तो इन्होंने विद्रोह किया और किसानों ने किया। किसके खिलाफ? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। क्यों किया? तो राजस्व जो है वो जो लगान है उसके दर बढ़ा दी गई थी, इसके कारण से यहाँ पे विद्रोह हुआ। नेतृत्व गंगा नारायण, कहाँ? वीरभूम क्षेत्र में, भूमिज विद्रोह 1832। अब है संथाल विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपीएससी क्वालिफाई पीटी करके जाएंगे तो मेंस जवाब देंगे तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मुंडा विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह। पर पीटी के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है ना। जो आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर डिफेंस का मैं बताऊंगा आपको। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है और प्रभाव क्षेत्र होता है इसका भागलपुर का एरिया और राजमहल का जो क्षेत्र होता है, राजमहल वाला जो एरिया होता है वहां पे जंगली जनजातीय क्षेत्र है, वहां पे भागलपुर के आसपास ये क्षेत्र है। नेतृत्व कौन करता है? 4 भाई होते हैं। कौन कौन? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये सारे लोग होते हैं यहाँ पे। और रीजन क्या होता है? रीजन देखो बहुत सारा होता है, बट जो मेन रीजन ये है कि साहूकार वहां पे जो होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनके द्वारा जनजातियों का शोषण किया जाता है। और पुलिस जो है बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देती कि ये लोग, जो पुलिस भी क्या करती है, इनका ही साथ देती है, जो साहूकार और ठेकेदार होते हैं उनका ही। ठीक है, तो पुलिस भी वापस उल्टा ही जनजातियों पर ही कार्रवाई करती है और इसके कारण लोग पीड़ित होकर के मतलब कि आजीज होकर के जो है वो इस पे विद्रोह करते हैं। 1880-81 में ये फिर से विद्रोह होगा संथालों का, लेकिन दबा दिया जाएगा। ध्यान आप ये रखना है कि संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। उसके बाद सरदारी लड़ाई या फिर मुंडा विद्रोह जो है वो, इसको उलगुनान विद्रोह भी बोलते हैं। तो ये देखो, जो मुंडा विद्रोह है वो काफी लंबे समय से चला रहा था। जब संथाल विद्रोह जब हो रहा था उसी के आसपास से ये भी चला, ठीक है, 1858 से 1895 में। बट जिस मुंडा विद्रोह को हम लोग जानते हैं वो 1895 के बाद शुरू हुआ और 1901 तक चला, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया। तो एक होता है ना कि विद्रोह धीरे धीरे लोग करते रहते हैं और जो पीक पे आता है वो आता है बिरसा मुंडा के समय में। ठीक है, तो चूंकि ये मुंडा सरदारों का आंदोलन था, इसीलिए इसको सरदारी लड़ाई भी बोलते हैं। ये रांची से 1858 के आसपास आरंभ होता है और 30 सालों तक कंटिन्यू रहने के बाद, जारी रहने के बाद, बिरसा मुंडा के जो है वो नेतृत्व में फिर ये पीक पे आएगा, परवान चढ़ेगा। बिरसा आंदोलन जो था वो जब शुरू हुआ तो वो धर्म में सुधार के रूप में, एक धर्म सुधार के रूप में वो शुरू हुआ था, सुधारवादी प्रयास के रूप में शुरू हुआ था। बिरसा बेसिकली किसी का शिष्य होता है और वो एक तरह से प्रेरित होकर के कुछ धार्मिक चीजों से प्रेरित होकर के जो है लोगों को वो बोलता है कि आप एक ईश्वर को मानो। ठीक है, जिसको जनजातीय लोग सिंगबोगा बोलते थे, तो उसकी बात करता है ये। और बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे कि पॉलिटिकल जो स्ट्रगल में है वो बदल जाएगा। तो बिरसा की जब लोकप्रियता बढ़ रही होती है और ये एक ईश्वर की बात कर रहा होता है, बेसिकली ये हिंदुइज्म से रिलेटेड ही थोड़ा सा प्रभावित होता है। तो जो यहाँ पे ईसाई मिशनरी होंगे तो वहां पे जो वो कन्वर्जन कर रहे होते हैं उनमें उनको बाधा आ रही होती है। इसके कारण जो है वो पुलिस क्या करेगी, बिरसा को गिरफ्तार करेगी। और जब 1897 में बिरसा रिहा होंगे तो फिर से 1898 में ये आंदोलन शुरू कर देंगे। और इस बार क्या होता है, आंदोलन जो है वो बहुत हिंसक होता है, बिल्कुल मारकाट वाला सिचुएशन जो वहां पे हो जाता है। मिशनरियों पे आक्रमण किए जाते हैं, उनको मारा जाता है, ऐसा चीज होता है। ठीक है, तो सेकंड फेज जो होता है वो काफी हिंसक फेज होता है। 3 मार्च 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1901 में जेल में जो हैजा से मृत्यु हो जाती है। देखो 1901 आपको नहीं याद रखना है, बीपीएससी जो मानता है ये देखो किताबों में 1901 आपको मिलेगा, लेकिन बीपीएससी जो अभी तक एक बार बीपीएससी पूछा था कि बिरसा जो है वो उसकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, तो उसने जो आंसर में दिया था वो था 9 जून 1900 को। ठीक है ना, तो 1900 में ही, मार्च पे जब ये गिरफ्तार होगा, जून 1900 में ही जो है वो बिरसा की मृत्यु हो जाएगी। सोते वक्त इसको गिरफ्तार किया जाता है। बहुत अजीब सा क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों ने बनाया होगा। और देखो आंसर, ये ऑप्शन क्या दिया था, 9 जून 10 जून ऐसे करके बिल्कुल क्लोज ऑप्शन था। तो कौन सा बनाएगा भाई, लोग नहीं बना पाएंगे ना। तो ध्यान ही रखना है कि 9 जून 1900 को जो है बिरसा की मृत्यु हो जाती है। किस चीज से? हैजा से हो जाता है। ठीक है ना, इसको आपको कट कर देना है, ये नहीं होगा, 1900 नहीं होगा, 1901। तो ये हो गया आपका मुंडा विद्रोह। अब आते हैं हम लोग सफाहोड़ आंदोलन। ये हुआ 1870 से लेकर के 1945, मतलब कि आप देख रहे हैं आजादी तक लगभग। इसके जो जन्मदाता थे, जाहिर सी बात है इतना लंबा जब चलेगा तो अलग अलग दौर में अलग अलग लोग जो है इसका नेतृत्व संभाले हुए रहेंगे। ठीक है, तो जो इसके जन्मदाता थे वो थे बाबा भगीरथ मांझी। ठीक है, सफाहोड़ आंदोलन के। इसका स्वरूप धार्मिक था लेकिन लक्ष्य जो है वो राजनीतिक था। इसके आंदोलनकारी राम नाम का जाप करते थे
और इसके बाद इस जो है ब्रिटिश जो सरकार होती है इस पे उसके द्वारा जो है इस पे पाबंदी लगा दी जाती है और उसके बाद ये लोग विद्रोह करते हैं। बाद में आप देखेंगे कि इसके जो आंदोलन के दो लोग जो होते हैं उनको डाकू घोषित कर दिया जाता है। कौन कौन? लाल हेम्ब्रम और पैका मुर्मू, ठीक है, इनको डाकू घोषित कर दिया जाता है। लाल हेम्ब्रम जो है वो आजाद हिंद फौज की तर्ज पे जो है वो संथाल परगना में देशोद्धारक दल का जो है वो गठन करते हैं। तो देशोद्धारक दल किसने गठित किया? लाल हेम्ब्रम ने। कहाँ पे? संथाल परगना में। और किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सफा होड़ा आंदोलन से संबंधित थे। 1945 में क्योंकि उनको डाकू घोषित कर दिया जाता है ना, तो ये लाल हेम्ब्रम क्या करेंगे कि 1945 में महात्मा गांधी के आदेश पर जो है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं पुलिस के सामने, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है ताना भगत आंदोलन, 1914 में हुआ ये भी काफी लंबे समय तक चलेगा, लगभग आजादी तक चलता है। ये आरंभ होता है इसका 21 अप्रैल 1914 को। कहां से? गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के नावाटोली गांव से जो है ये शुरू होता है। और इसके जो प्रमुख नेता होते हैं उनका नाम है जतरा भगत। एक तरह से आप जतरा भगत इनकी शुरुआत करते हैं, काफी लंबा समय चलेगा ये भी। ये जो आपका ये ताना भगत आंदोलन के जो लोग होंगे वो उरांव लोग होते हैं बेसिकली। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया जो है वो धार्मिक आंदोलन उरांवों के द्वारा जो है वो आरंभ होता है। इसी आंदोलन से एक नया आंदोलन बेसिकली निकलता है, ये बताने की कोशिश हो रही है, जिसको कुरुख धर्म जो है वो कहा जाता है उरांव के बीच में। ताना भगत आंदोलन जो है वो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा होता है, फ्रीडम नेशनल मूवमेंट जो चल रहा होता है, उसमें ये मर्ज हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। और ये आंदोलन किसके विरुद्ध होता है? देखो तो जमींदारों के विरुद्ध होता है, शासन के विरुद्ध होता है, दीकुओं के विरुद्ध होता है। और हिंसात्मक संघर्ष यहाँ पे नहीं अपनाया जाएगा। जितने भी जनजातीय विद्रोह देखेंगे उसमें हिंसा का एलिमेंट जो है वो पाया जाता है वो लोग, क्योंकि अब लोग करेंगे क्या? सरकार उनकी बात मान नहीं रही, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल का पता नहीं है कि कैसे किया जाता है, ठीक है, तो वो हथियार उठा लेते हैं बार बार। लेकिन यहाँ पे जो है वो हिंसात्मक संघर्ष अपनाया नहीं जाता है। यहाँ पे क्या? ताना भगत आंदोलन में संवैधानिक संघर्ष का जो है वो रास्ता अपनाया जाता है। ये गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे, तो जाहिर सी बात है जब गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे तो हिंसा तो होगी नहीं, अहिंसा के मार्ग पे ये लोग चलेंगे। खादी का प्रचार करते हैं ये लोग, और ईसाई जो धर्म प्रचारक होते हैं उसका विरोध करते हैं। मुख्य मांगे इनकी क्या क्या होती है? मुख्य मांगे होती है स्वशासन का अधिकार। देख रहे हो कि ये लोग थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, मतलब कि मेंटली, ठीक है। अब ये डोमिनियन स्टेटस या फिर स्वशासन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लगान के बहिष्कार की बात करते हैं, ये मनुष्यों से समता यानी कि इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये सब चीजें होती है। ये जो है वो इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब में जो है ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बताना कि 1914 के बाद से ये लगभग आजादी तक चलेगा ये। और बाकी जो प्रमुख नेता आप देखें तो जतरा भगत के अलावा जो है वो सिब्बू, माया और देविया, ये लोग होते हैं। तो 4 नाम आपको याद रखना है, जतरा भगत, सिब्बू, माया और देविया। तो ये था आपका जो जितने भी आंदोलन हुए और विद्रोह हुए। देखो हमने वो सारे जो विद्रोह थे, चाहे जनजातीय विद्रोह हो, बाकी विद्रोह हमने कवर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह, ठीक है। ये भी विद्रोह है बट इसको हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पढ़ेंगे। तो 1857 का विद्रोह जो है बिहार में, क्योंकि बिहार के पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे तो इसके डिटेल प्रोविजन में नहीं जाएंगे। देखो यहाँ के बाद जो वीडियो है, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, होम रूल आंदोलन हो, जो भी हो, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, सबका जो डिटेल वीडियो है जो आमतौर पर एग्जाम में पूछी जाती है बिहार के अलावा जो है, जैसे 1857 का विद्रोह जो एक्चुअल में हुआ उसके बारे में डिटेल वीडियो सब जो है वो ऑलरेडी चैनल पे है। आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो आप एक बार जाकर के देख लो। तो वो सब आप देखे रहोगे। तो इसको यहाँ पे क्या है कि मैं सिर्फ बिहार वाला फैक्ट डिस्कस करूंगा जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाकी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो, तो आप वो जा करके देख लोगे, तो फिर इसको देखोगे तो आपको आसानी होगी। बट अगर आपको समझा हुआ है, जैसे आपको पता है कि 1857 का विद्रोह क्या था, इधर होम रूल लिंक बताऊंगा तो वो पता होगा कि आपको क्या था, तो समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो बिहार से रिलेटेड फैक्ट मैं इसमें डिस्कस करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह होता है उसकी शुरुआत होती है 7 या 12 जून, जो भी है 7 से 12 जून के बीच में होती है, जून में होती है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो 1857 को पूछा जाए कि बिहार में ये 7 से 12 जून 1857 हो गया। और कहाँ पे पहली बार बिहार में शुरुआत होगी? तो देवघर जिला होता है, गाँव होता है रोहिणी। रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट होती है, उसका मुख्यालय होता है यहाँ पे, ठीक है ना, रोहिणी गांव में, देवघर जिले में। तो यहाँ से जो है बिहार में सबसे पहले 1857 के विद्रोह की जो है वो शुरुआत होती है। और ये जो यहाँ पे विद्रोह होता है रोहिणी में, उसमें नॉर्मन लेस्ली और एक जो असिस्टेंट सर्जन होता है, सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट, वो दोनों यहाँ पे मारे जाते हैं।
फिर यहाँ पे जो मेजर मैकडोनल्ड होगा वो विद्रोह को जो है वो दबाएगा, कुचल देगा, और 3 सैनिकों को यहाँ पे उस पर मुकदमा चला करके फांसी दी जाती है। 30 जुलाई 1857 को पटना सिटी में जो है वो एक पुस्तक विक्रेता होते हैं पीर अली, इन पर क्वेश्चन बन चुका है बीपीएससी में, आगे भी संभावना है कि बनेगा। तो ये अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं और यहाँ पे अफीम एजेंट होता है पटना का आर लॉयल, वो संघर्ष में मारा जाता है। कमिश्नर टेलर जो होता है वो यहाँ पे विद्रोह को दबा देगा और बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो पीर अली होंगे उनको, और 7 जुलाई को यहाँ पे 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद जो फैक्ट है कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ असंतुष्ट सैनिक होंगे, वो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं यहाँ पे, और सेम डेट पे जो दानापुर में कुछ रेजिमेंट होते हैं वहाँ पे, उनमें से जो 3 रेजिमेंट होंगे वो विद्रोह कर देते हैं यहाँ पे। और ये जाकर के विद्रोह करने के बाद ये बढ़ते हैं शाहाबाद की तरफ, शाहाबाद पहुँचते हैं, और शाहाबाद में लीड कौन कर रहे होते हैं विद्रोह का? बाबू कुंवर सिंह। तो ये बाबू कुंवर सिंह से जाकर के मिल जाते हैं और ये सब मिलकर के 27 जुलाई को आरा पे नियंत्रण के लिए युद्ध होगा और आरा पे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो नियंत्रण के लिए जब आरा पे युद्ध हो रहा होता है तो यहाँ पे जो युद्ध होता है उसमें कैप्टन डनवर जो है वो मारा जाता है। 30 जुलाई 1857 को सरकार जो है वो सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में जो है वो सैनिक शासन जो है वो लागू कर देती है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पढ़ करके इसको जो है वो याद कर लेना है, आप नोट्स भी बना सकते हो। 26 मार्च 1858 को, इसमें देखो सारे डेट्स अगर नहीं भी याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको सिर्फ जो शुरुआत वाली डेट है वो याद रखना है, बट ईयर आप याद रखिएगा। तो 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में नाना साहेब और कुंवर सिंह की जो संयुक्त सेना होती है वो अंग्रेजों से लड़ती है और अंग्रेज यहाँ पे हार जाते हैं। फिर 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट की सेना होती है, उसको कुंवर सिंह जो है यहाँ पे पराजित कर देंगे। और फिर लेकिन होता क्या है कि जब वो लड़ाई से थोड़ा 1-2 दिन पहले जब ये शिवपुर घाट पे जब वो गंगा पार कर रहे होते हैं, नदी पार कर रहे होते हैं, तो ब्रिगेडियर डगलस होता है, तो उसकी तोप से जो है वो इनका बायां हाथ घायल हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे कि वो बाएं हाथ को काट करके गंगा को नदी में बहा देते हैं वो, और उसके बाद ये लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। समझ रहे हो कि बूढ़ा आदमी एक हाथ से लड़ रहा है, उसके बाद युद्ध जीत रहा है, तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है वो बिहार के लिए। तो 2 दिन बाद इसके बाद जो है वो युद्ध जीतने के बाद 2 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है उनकी बॉडी में। जब इनकी मृत्यु होगी कुंवर सिंह की, तो उसके बाद जो शाहाबाद क्षेत्र में उनके भाई जो है अमर सिंह, वो शाहाबाद क्षेत्र में विद्रोह का जो है वो कमान संभालते हैं। 9 नवंबर 1858 तक यहाँ पे विद्रोह जो है इस क्षेत्र में होता रहेगा। और फाइनली जब लगभग विद्रोह जब बाकी क्षेत्रों में समाप्त होता है, महारानी का यहाँ पे क्षमा दान की जब घोषणा होती है महारानी विक्टोरिया की, उसके बाद क्षमादान के बाद जो है यहाँ पे जो विद्रोही जो होते हैं वो हथियार डालते हैं और 1857 का विद्रोह जो है वो बिहार में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे होम रूल आंदोलन को। होम रूल जो लीग बनता है उस समय कब? 1916 में। और कौन बनाते हैं? इसमें 2 नेता होते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो एनी बेसेंट होती हैं, एक होते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो वही है, डिटेल वाला आपको देखना है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में टिक करके वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे बिहार वाले फैक्ट देखेंगे हम लोग। तो एनी बेसेंट अपना जो लीग होती है, मतलब ये दोनों अलग अलग लीग जो है वो स्थापना करेंगे और साथ में ये लोग जो है वो काम करते रहते हैं। तो मद्रास में एनी बेसेंट का लीग जो है वो शुरू होता है और पूना से जो है वो तिलक का लीग शुरू होगा। इन दोनों का क्षेत्र भी अलग अलग होता है और अलग अलग कार्य क्षेत्रों में ये लोग कार्य कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो जैसे एनी बेसेंट के साथ उनके जो सहयोगी होते हैं, जॉर्ज अरोंडेल, बीपी बाडिया, ये सब लोग होते हैं। तिलक के साथ उनके अपने लोग होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो बिहार में देखो क्या होता है, 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजहरुल हक जो है उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में बिहार होम रूल लीग की जो है वो स्थापना की जाएगी। और ये जो बिहार होम रूल लीग होगा इसके अध्यक्ष होंगे ऑब्वियसली मजहरुल हक। इसके सचिव बनते हैं आपके चंद्रवंशी सहाय, मंत्री होते हैं, ये मंत्री भी होते हैं। ठीक है, और वैद्यनाथ सिंह यहाँ पे ये होते हैं। उपाध्यक्ष पूछे तो सरफराज हुसैन जो है इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। फिर एनी बेसेंट का दौरा होगा 1918 में। एनी बेसेंट जो है बिहार में 2 बार ये पटना का दौरा करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही जो है फैक्ट जो जरूरी है बिहार के पर्सपेक्टिव से होम रूल आंदोलन के लिए। आगे देखेंगे हम लोग चंपारण सत्याग्रह, फिर से बिहार के लिए ही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है बस। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ पे? लखनऊ में। तो लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कांग्रेस का दूध धाड़ा पहले बट गया होता है सूरत अधिवेशन के वक्त, वो आप वापस से जुड़ जाता है। और यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी एक समझौता होता है। इसके कारण से
लखनऊ अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ अधिवेशन में देखो गांधी जी पहली बार जो है वो कांग्रेस के मंच पे जाते हैं और यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जो है वो गए होते हैं। तो राजकुमार शुक्ल जो है वो समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं और इस समस्या के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं वो करते हैं कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद। तो समस्या की तरफ ध्यान किसने खींचा? राजकुमार शुक्ल ने। और इससे रिलेटेड प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस में कौन डालते हैं, मतलब प्रस्तुत करते हैं प्रस्ताव? ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक है ना। और एक समिति के गठन की बात की जाती है इससे रिलेटेड। राजकुमार शुक्ल जो है वो, अगर उनके बारे में थोड़ा पर्सनल डिटेल देखें तो मुरली भरहवा गांव से होते हैं, आपके मोतिहारी के चंपारण के, ठीक है। और ये अनुरोध करते हैं गांधी जी की, गांधी बापू आप जो है वो आए और थोड़ा सा देखें किसानों की जो वहाँ पे दुर्दशा है। हालांकि उसमें गांधी जी बापू नहीं होते, गांधी जी होते हैं, ठीक है ना। तो अनुरोध करते हैं और गांधी जी उस अनुरोध को मान लेते हैं और गांधी जी कलकत्ता से वो 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचेंगे और वहां से मुजफ्फरपुर और दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचते हैं। ये डेट्स जो अब आपको बता रहा हूँ ये पूछा गया है, ठीक है ना, आपको याद रखना। बिहार में ऐसे ऐसे फैक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो जैसे बिरसा वाला मैंने आपको बताया ना कि बहुत क्लोज में दे दिया था कि किस दिन मरा, 9 जून 10 जून 1900 ऐसे करके दे दिया था। तो लोगों को अगर लगभग लोग नहीं ही कर पाए होंगे उसको, ठीक है, तुक्का लग गया तो अलग बात है। तो 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं और 15 अप्रैल 1917 को जो है वो मोतिहारी पहुंचेंगे। फाइनल जो जहाँ पे जो जगह होती है कि जहाँ पे वो उनको ये दुर्दशा जो है वो देखनी होती है किसानों की। उस समय बिहार का जो उपराज्यपाल होता है उसका नाम होता है एडवर्ड गेट। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, चंपारण में आपको डिस्कस किया है वो डिटेल वाले वीडियो में। वहाँ पे उनको वापस जाने के लिए भेजा जाता है, वो रिफ्यूज कर जाते हैं, कोर्ट में पेश किया जाता है गिरफ्तार करके। तो ये सब चीजें वहाँ पे होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय बिहार का जो उपराज्यपाल होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वो एडवर्ड गेट होता है। और यहाँ पे गांधी जी इनसे बातचीत होती है और किसानों की समस्या की जांच के लिए एक कमेटी बनती है जिसको हम लोग कहते हैं चंपारण कमेटी या फिर चंपारण एग्रीगेरियन समिति जो है इसको कहा जाता है। चंपारण एग्रीगेरियन समिति या फिर कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं FG सिलाई और गांधी जी इसके कई सदस्यों में एक सदस्य होते हैं, मतलब गांधी जी इसके सदस्य होंगे, अध्यक्ष नहीं होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? FG सिलाई। यहाँ पे जो गांधी जी एक्टिविटी कर रहे होते हैं चंपारण मोतिहारी में, वहाँ पे इनके सहयोगी कौन कौन से होते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद होते हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद होते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, धर्मनिधर, ये सब इनके सहयोगी होते हैं, इनको मदद कर रहे होते हैं। देखो नील की खेती के बिहार में उस समय 3 तरीके प्रचलित होते हैं। कौन कौन? कुर्तौली, खुश्की और 3 कठिया, ठीक है। तो 3 कठिया जो है व्यवस्था वो चंपारण में प्रचलित होती है मोतिहारी में और इसके द्वारा जो है वो जो किसानों का जो शोषण हो रहा होता है इसकी जांच जो है वो गांधी जी वहाँ पे कर रहे होते हैं। फाइनली ये आंदोलन बहुत सफल होता है और वो आपको मैंने फर्दर उसमें बताया है उस वीडियो में, ठीक है। अब है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में होगा, 23 तक चलेगा। आगे जाकर के 20 में ये असहयोग आंदोलन के साथ जो वो मिल जाता है, इसीलिए उसको संयुक्त रूप से खिलाफत असहयोग आंदोलन भी हम लोग बोलते हैं। तो हुआ क्यों था खिलाफत आंदोलन कि जो तुर्की का जो खलीफा होता है, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस वाले वीडियो में मैंने सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर है उसमें, ठीक है। आप जाकर के देखिए, बढ़िया है वो, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है ना, तो तुर्की उसमें ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा होता है। तो जब ब्रिटेन जीतता है और ब्रिटेन के सहयोगी देश जीतते हैं तो तुर्की को जो है, और तुर्की का जो सुल्तान होता है वो पूरे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु होता है, जिसको खलीफा बोलते हैं। तो उसको पद से हटा दिया जाता है। तो इसके कारण पूरे विश्व के जो मुसलमान होते हैं उनको बुरा लगता है ये चीज। भारत में भी जो मुसलमान होंगे उनको बुरा लगेगा। तो खलीफा के पद को वापस रिस्टोर करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्बहाल करने के लिए जो है वो खिलाफत आंदोलन भारत में होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भारत में जब होगा तो बिहार में भी कुछ एक्टिविटी होगी। तो 16 फरवरी 1919 को पटना में जो है वो हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा गठित होती है, सभा मतलब आयोजित होती है। और यहाँ खलीफा के प्रति जो मित्र राष्ट्र मतलब वो जो ब्रिटेन वगैरह उसके सहयोगी देश थे उसको मित्र राष्ट्र कहा जाता था प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। तो खलीफा के प्रति जो है वो एक उचित व्यवहार के लिए यहाँ पे लोगों के बीच एक लोकमत बनाने की बात होती है, लोगों के बीच जा करके। रांची में जो है वो अबुल कलाम आजाद भी ऐसे ही कुछ सभा करते हैं, ऐसे ही प्रस्ताव लाते हैं। 19 मार्च 1920 को जो मुस्लिम होते हैं वो पूरे बिहार में जो हड़ताल जो है वो आयोजित करेंगे। अप्रैल 1919 में इसके जो प्रमुख नेता होते हैं खिलाफत आंदोलन के, जो अली ब्रदर्स होते हैं, शौकत अली और एक और अली ब्रदर्स होते हैं, तो ये जो है वो पटना इनका आगमन होता है, खास करके शौकत अली का, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन में इतना ही डिटेल जो है बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको खिलाफत आंदोलन पता है जो राष्ट्रीय वाला आंदोलन है,
तो उसको आप देख लेंगे तो बाकी चीज भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये सब ऐड ऑन है उसमें। तो आगे है असहयोग आंदोलन। इसको पढ़ने से पहले एक फैक्ट आपको याद रख लेना है कि 29 अगस्त 1918 को, मेरा गला थोड़ा सा सूख रहा है इसलिए थोड़ा सा वो बफल कर रहा हूं मैं। तो 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है, बम्बई अधिवेशन। ठीक है, तो उसमें जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं हसन इमाम, और चूंकि ये बिहार के होते हैं, बिहारी व्यक्ति हैं, तो बिहार का जब भी कोई व्यक्ति अध्यक्षता करेगा कांग्रेस का तो आपको उसको याद रखना है। ठीक है ना, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसने उसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे चूंकि उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है भारत शासन अधिनियम 1919 वाला खाका इसमें सरकार घोषित कर देती है, उस समय आ जाता है, तो उसी रिपोर्ट पर यहाँ पे विचार होता है कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो बम्बई अधिवेशन 1918 का हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। सितंबर 19 अब वापस उस पर आ जाते हैं असहयोग आंदोलन पे। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और यहाँ पे असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही बिहार में, जैसा कि किताबों में क्लेम किया गया है, इससे पहले ही बिहार में जो है वो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित हो चुका था और आंदोलन आरंभ भी हो चुका था। असहयोग आंदोलन के दौरान पूछेगा आपसे कि किसने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी, जो अपना नॉमिनेशन जो था वो वापस ले लिया, किसने? तो ये आपको याद रखना है कि ये थे मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और भी कुछ लोग थे, बट ये 4 नाम आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। ये पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम पूछे जाते हैं, इसी में तो गलत होता है लोगों का। तो विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ली किसने? ये 4 नाम है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान अदालतों का बहिष्कार किसने किसने किया? तो महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद, ये 3 नाम याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर जब असहयोग आंदोलन चल रहा होता है तो मैंने आपको उसमें बताया था मेन वीडियो में कि उस समय विद्यार्थी अपना स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, वकील जो है वो वकालत छोड़ देंगे। तो बट विद्यार्थी जब स्कूल छोड़ेंगे बीच में तो उनकी शिक्षा बिल्कुल खत्म नहीं की जाएगी। ठीक है, उनको पढ़ना तो है आगे विकास के लिए, तो उनको पढ़ाने के लिए क्या होगा कि राष्ट्रीय महाविद्यालय पूरे देश में जो है वो शुरू किए जाते हैं, नेशनल कॉलेज पूरे देश में जो है स्थापित किए जाते हैं। तो बिहार में भी ऐसी चीजें होगी। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय जो है वो स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे? पटना गया रोड पे, खैरू मियाँ कोई होते हैं, उनकी जमीन होती है, उस पे जो है वो उसकी स्थापना होती है। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय था, इसी के प्रांगण में जो है वो 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा जो है वो बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन किया जाता है। बिहार विद्यापीठ आज भी है, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, पटना में, जहाँ पे आपका कांग्रेस का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम के पास, वहां पे है। तो इसके जो बिहार विद्यापीठ जो होता है उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो बनते हैं मजहरुल हक, कुलपति बनते हैं ब्रज किशोर प्रसाद, और जो प्रिंसिपल होते हैं, प्राचार्य होते हैं, वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा गया, ये बाई क्वेश्चन में आ चुका है। बिहार विद्यापीठ कब बना? 6 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और इसके कुलाधिपति थे मजहरुल हक, कुलपति थे ब्रज किशोर प्रसाद और प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद। 30 सितंबर 1921 को यही सदाकत आश्रम से जो है वो यहाँ से मजहरुल हक एक अखबार निकालते हैं जिसका नाम होता है दी मदरलैंड। तो दी मदरलैंड किसका? मजहरुल हक। कहाँ से? सदाकत आश्रम से। असहयोग आंदोलन का सबसे जो व्यापक प्रभाव था बिहार में किन जिलों पे रहा? तो मुजफ्फरपुर और शाहबाद जिलों में रहा था। प्रमुख केंद्र इसका कौन सा था? पटना था असहयोग आंदोलन का। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज का आगमन होता है भारत में, नहीं बिहार में, पटना में होगा। देखो भारत में तो ये आ ही गया होता है, दिसंबर 1921 में आता है ये, और 22 दिसंबर 1921 को पटना में पहुंचेगा, और पूरे देश की तरह हर जगह इसका विरोध ही हुआ था। ठीक है, हर जगह हड़ताल का आयोजन किया गया। तो जब ये पटना पहुंचेगा तो पटना में भी जो है वो पूरे शहर में हड़ताल जो रखी जाएगी, और मतलब एक शो करने की कोशिश होती है कि हम पसंद नहीं कर रहे आपके विजिट को। ठीक है, भारतीय आपसे खुश नहीं है। तो 22 दिसंबर 1921 को डेट याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है पूछते, बीपीएससी में से होता है। फुलवारी शरीफ में इसी दौरान जो है मौलाना सज्जाद के द्वारा इमारत सरिया मौलाना सज्जाद के द्वारा गठन होता है। ठीक है, और इसका जो कार्यक्षेत्र होता है वो बिहार और उड़ीसा होता है। अब जो कि फरवरी असहयोग आंदोलन का दौर है, तो फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाता है, और इसके बाद जो गांधी जी होते हैं बारदोली से इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि हिंसा हो जाती है आंदोलन में। जब हिंसा हो जाएगी तो आंदोलन को कुचलना बहुत आसान होता है, और इसके बाद असहयोग आंदोलन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको देखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास पहुंच चुके हैं हम लोग। तो देखो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है।
और लाहौर अधिवेशन में कई सारी चीज़ें होती है। पहला चीज़ ये होता है कि कांग्रेस का जो अब लक्ष्य था वो पूरी तरह से बदल करके पहले ये लोग स्वशासन की मांग कर रहे होते, लेकिन इसके बाद वो पूर्ण स्वतंत्रता या फिर पूर्ण स्वराज की जो है वो यहाँ पे प्रस्ताव पास करते हैं और बोलते हैं कि अब हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी चाहिए, इससे नीचे हम बात ही नहीं करेंगे सरकार से, ठीक है ना। और यहाँ पे इसी दौरान जब ये लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और गांधी जी को कमान दी जाती है कि आप आंदोलन को जो है वो लीड करें, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में जो है एक चीज़ और डिसाइड किया जाता है कि चूंकि हमने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया है तो आने वाले 26 जनवरी को, चूंकि जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होगा फुल वाला, तो वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होता है, ठीक है। तो जैसे ही अधिवेशन होता है उसके 2-3 दिन बाद जो है वो नया साल आ जाता है। तो यही है कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को जो है वो स्वतंत्रता दिवस जो है मनाने की बात कही जाती है और पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को पहला जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, बिहार में भी मनाया जाएगा, ठीक है। जब पूरे देश में होगा तो यहाँ भी होगा। इसीलिए देखो 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसी डेट को यादगार बनाने के लिए, चूंकि हमारा संविधान बन गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को बना तो आपने 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किया? आप उसी दिन कर देते या 10 दिन बाद कर देते, लेकिन वेट किया गया काफी दिन तक। क्यों? क्योंकि इस दिन को यादगार बनाने के लिए कि पहला स्वतंत्रता दिवस था हमारा। अब देखो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया था, तो हम अंग्रेजों को ये तो नहीं बोल सकते थे ना कि 26 जनवरी को हमको देना है ना, ऐसा नहीं बोल सकते थे। आजादी जब मिली तब ले लिया गया, लेकिन इसको यादगार बनाने के लिए हमारा जो संविधान है उस दिन लागू हुआ था और गणतंत्र दिवस हम लोग इसीलिए 26 जनवरी को मनाते हैं। तो बिहार में भी मनाया गया ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है वो दांडी यात्रा शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं कहाँ से? साबरमती से। और 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंच करके नमक कानून जो है वो तोड़ देंगे, उल्लंघन करेंगे और उसके बाद सत्याग्रह जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है। अब जो ये दांडी यात्रा हो रही होती है इसमें टोटल जो होते हैं 78 लोग होते हैं गांधी जी के साथ जो चल रहे होते हैं यहाँ से साबरमती से दांडी की तरफ, ठीक है। तो इसमें बिहार के एक आदमी होंगे, एकमात्र आदमी होते हैं गिरिवर धारी चौधरी, ठीक है। इनको कारो बाबू भी कहा जाता था। तो ये होते हैं, सिर्फ एकमात्र आदमी होंगे बिहार के। पूछा जाए कि ये कहाँ के निवासी हैं तो ये बेरी दरभंगा के निवासी थे और गांधी जी के साथ इन्होंने दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो ये टोटल जो 78 लोग होते हैं इसमें एकमात्र बिहार के प्रतिनिधि होते हैं। बिहार में भी नमक सत्याग्रह जो है वो चलेगा और इसका आरंभ होता है 15 अप्रैल को। अब देखो क्या है ना कि मैंने यहाँ पे एक फैक्ट ऐड कर दिया है। विवास पनोरमा क्या बोलता है कि बिहार में 6 अप्रैल 1930 को जो है वो नमक सत्याग्रह शुरू करने की जो है वो तिथि जो है वो निश्चित की गई थी और इसकी रूपरेखा जो है वो बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की थी। बट कुछ बुक कुछ और बोलते हैं, कुछ बुक कुछ और बोलते हैं। बट आपको मुझे लगता है कि आप विवास पनोरमा के साथ जाइएगा 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और स्टेटमेंट पढ़िएगा, क्या होगा कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो भी आपको लगे वहां पे करना है, क्योंकि ये डेट में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। 2-3 किताबों से मैंने पढ़ा है तो सबको यहाँ पे लिख लिया है, बट नोट कर दिया है कि विवास पनोरमा मुझे लगता है कि ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। ये लूसेंट वाला फैक्ट है। तो बिहार में नमक सत्याग्रह जो आरंभ होता है वो 15 अप्रैल को होता है। 6 वाला भी आप देख सकते हैं 1930 को चंपा। इसके लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ आप लोगों से कि कंफ्यूजन मैंने आपको क्रिएट कर दिया, ठीक है। आप इसको फैक्ट जो है चेक कर लीजिएगा एक बार और अपने नोट्स वोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो चंपारण और सारण जिलों में जो है वो नमक, देखो बिहार में समुद्र तो था नहीं कि आप समुद्र के किनारे जाएंगे और नमक बना करके कानून आप तोड़ेंगे, ठीक है। कानून तो तोड़ना था, दिखाना था लोगों को कि प्रचार करना था लोगों के बीच में इस आंदोलन का, ठीक है। तो यहाँ पे नमकीन मिट्टी से ही नमक बना करके एक औपचारिकता के लिए जो है वो किया जाता है। बिहार में इसका नेतृत्व जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग करते हैं। जैसे पटना में आपका जगत नारायण लाल हो गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा हूँ, नमक सत्याग्रह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पटना में जगत नारायण लाल, सारण में गिरीश तिवारी और चंद्रिका सिंह, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह और रामानंदन सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह होते हैं, वो करते हैं, ठीक है। दरभंगा में इसका नेतृत्व करेंगे सत्यनारायण सिन्हा और ये आपका 4-5 लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है नाम बहुत ज्यादा है बिहार वाले में, लेकिन करना पड़ेगा आपको एग्जाम। देखो 12-13 प्रश्न आपके यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ बिहार के हिस्ट्री से। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा आपको, और ज्यादा क्या करना है आपको, बार बार देखना है इसको, ठीक है ना। वीडियो को मत देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इंपॉर्टेंट वाला सिर्फ नाम वाम वाला है वो आप, ठीक है। तो बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। मुझे तो याद हो गया है तो आपको भी याद हो जाएगा। अब देखो 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था 1930 को, जब सविनय अवज्ञा शुरू होता है उस समय। वो आगे देखेंगे कि क्या होता है बिहार में फिर। तो 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों के आगे धरने का जो है वो प्रस्ताव जो है वो रखती है, इसको पारित करती है। इसी दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने का जो है वो आंदोलन चलता है, ठीक है। देखो मैंने आपको उसमें बताया था जब आपको सविनय अवज्ञा पढ़ा रहा था,
तो उसमें बताया था आपको कि जो महालवारी एरिया होता है, 3-4 तरह के राजस्व वहाँ पे तरीके थे राजस्व को वसूल करने के, जैसे महालवाड़ी था, जमींदारी था, आपका रैयतवाड़ी था। तो जो रैयतवाड़ी एरिया होता है वहाँ पे चूंकि सरकार को किसान सीधे लगान देते थे, तो वहाँ पे नो टैक्स मूवमेंट चलता है वहाँ पे। जबकि जो जमींदारी वाले एरिया होते हैं वहाँ पे चौकीदारी कर, चूंकि उन लोग को जमींदारों को जो दिया जाता था उसको चौकीदारी कर बोलते थे, तो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन होगा जमींदारी क्षेत्रों में। तो जो कि बंगाल बिहार में ये वो होता है जमींदारी सिस्टम जो है वो, तो बिहार में भी चौकीदारी कर बंदी आंदोलन चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 26 जनवरी 1932 को पूरे बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, तो वो हर साल मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भी 31, 32 ऐसा फिर वो लगातार मनाते रहेंगे, तो पूरे बिहार में मनाया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी द्वारा जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो वहाँ पे स्थगित करने की सलाह दी जाती है, और उसके बाद 8 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जो है इसका समर्थन करती है और बिहार में आंदोलन स्थगित हो जाता है। तो 1930 से लेकर के 1934 तक चला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 फेज में चला है। बीच में जब वो गोलमेज सम्मेलन के लिए जाते हैं गांधी जी, तो बीच में थोड़ा देर के लिए रुक जाता है और बाद में वो आते हैं, कुछ हल नहीं निकलता वहां पे, तो फिर से आंदोलन शुरू हो जाता है। तो 30 से 34 के बीच तक चला है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही कुछ और आंदोलन होते हैं, तो उसको सेपरेट पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो दिमाग में ज्यादा रहेगा, क्लिक करेगा, ठीक है ना। तो नखास पिंड आंदोलन ये है। नखास पिंड आंदोलन आपको नमक कानून जो तोड़ा गया, नमक सत्याग्रह हुआ, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका योगदान वही विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो नमक कानून भंग करने का मामला था उससे रिलेटेड था। ये बिहार में आंदोलन हुआ नखास पिंड, ठीक है। बेसिकली नखास पिंड जो है वो एक जगह होता है, और यहाँ पे 16 अप्रैल 1930 को लोगों का एक जत्था, लोगों का एक हुजूम जो है, भीड़ जो है वो नखास पिंड की ओर प्रस्थान करता है। किस लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को भंग करने के लिए। इसका जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं अंबिका कांत सिंह, और ये कौन होते हैं? ये सर्च लाइट के मैनेजर होते हैं, जो अखबार होता है उसका, और पटना नगर कांग्रेस जो कमेटी होती है उसके ये सचिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लाठियां भी बरसाई जाती है, यहाँ पे कई लोग घायल होते हैं। और जो यहाँ पे नखास पिंड आंदोलन में जो इंपॉर्टेंट नेता है उनको देख लीजिए। एक तो अब्दुल बारी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, जेवी कृपलानी है, और बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो सबका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट है। तो नखास पिंड आंदोलन आपको ध्यान रखना है, नमक कानून के उल्लंघन से। 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच पटना में जो है वो नखास पिंड चलो, लोग ये ऐसा नारा जो है वो जाकर के प्रचार करते थे कि नखास पिंड चलो, वहां पे नमक कानून तोड़ा जाएगा। फिर है नंगी हड़ताल, ये भी 1930 में होता है नंगी हड़ताल। होता क्या है कि देखो 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पे कैदी जो होते हैं मुजफ्फरपुर जेल में, छपरा जेल में, तो इसमें भी स्वदेशी की भावना प्रबल हो जाती है, देशभक्ति यहाँ पे लोगों के बीच में जागती है, कैदियों के बीच में भी। और कैदी बोलते हैं कि ये जो हमें तुम विदेशी वस्त्र दे रहे हो, जो प्रशासन होता है उसको बोलते हैं, वो हम नहीं पहनेंगे, हमें चाहिए क्या? स्वदेशी वस्त्र। तो ये लोग नंगे रहने का विचार करते हैं कि जब तक उनको स्वदेशी वस्त्र नहीं मिल जाए, ठीक है, नंगे बदन रहते हैं, इसीलिए इसको नंगी हड़ताल कहा जाता है। तो बाद में सरकार इनकी मांग मानती है और फिर इनको जो है वो स्वदेशी वस्त्र दिए जाते हैं। तो इसी तरीके का एक विद्रोह था, लोटा विद्रोह, ध्यान रखिएगा उसको, वो 1856 में हुआ था। उसके बाद है चौकीदारी करबंदी आंदोलन, अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया, 1930 में हो, ये भी होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। तो जो जमींदारी एरिया होते हैं, जमींदारी व्यवस्था जहाँ पे लागू होती है राजस्व की, वहाँ पे ये आंदोलन चलता है। और जो कि बिहार में भी होता है, तो बिहार में भी चौकीदारी कर नहीं अदा करने का जो है वो अभियान चलेगा। मुख्य स्थल इसका होता है वही पूर्वी भारत में होता है, पूर्वी भारत बिहार बंगाल होता है। तो बिहार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका, अच्छी भूमिका जो यहाँ पे रहती है। इसका जो आरंभ होगा मई 1930 में होता है, और सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिलों में जो है वो कर नहीं देने के लिए जो है वो लोग जो है वो प्रेरित होते हैं। फिर है बेगूसराय गोलीकांड, 1931 में होता है। ये भी सब सविनय आंदोलन के दौरान ही चल रहे हैं, 1931 में। इसमें देखो क्या होता है कि जब 26 जनवरी 1931 को, मतलब दूसरा स्वतंत्रता दिवस, पहला तो आपको 30 में मनाया गया ना, तो दूसरा स्वतंत्रता दिवस प्रथम है, नहीं प्रथम होगा तो फिर 1930 होगा, लेकिन 1931 है तो दूसरा होगा फिर, ठीक है ना। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता दिवस या फिर स्वाधीनता दिवस उसमें मनाया जा रहा होता है। और जब ये हो रहा होता है तो रघुनाथ ब्रह्मचारी होते हैं आपके बेगूसराय में, उसके नेतृत्व में बेगूसराय जिले में एक जगह है प्रहास, आज के समय में इसको सुहृदय नगर के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा जुलूस निकलता है, और जुलूस निकलने के बाद जो वहाँ पे जो डीएसपी होता है बशीर अहमद, वो जो है वो भीड़ पे गोली चलाने का हुक्म दे देता है, और इसमें 6 व्यक्ति जो है वो शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। एक जैसे जालियांवाला हुआ ना, उसी तरीके का एक कांड आप समझ लीजिए।
तो इसी को हम लोग बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जानते हैं, जो 1931 में हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। उसके बाद देखते हैं हम लोग बढ़ैया ताल या फिर बर्खास्त आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होने के बाद हुआ है, बेसिकली किसान आंदोलन का भाग है, ठीक है। तो 1935 में होता है किसान आंदोलन, में इसको देखेंगे हम लोग। तो बढ़ैया ताल या बर्खास्त आंदोलन 1935 में हुआ। क्षेत्र इसका कौन सा था? मुंगेर में होता है ये। मुंगेर का जो बढ़ैया ताल एरिया है, वहां पे ताल का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जो बरसात में डूब जाए, उसके बाद ये तालाब, मतलब कि वहां पे पानी भर जाता है, बेसिकली उसको टाल बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़ैया ताल मुंगेर जो जिला है वहां पे ये होता है बढ़ैया ताल या फिर बर्खास्त आंदोलन। नेतृत्व करते हैं इसके कार्यानंद शर्मा। पूछा गया क्वेश्चन है तो अब वापस से पूछा जा सकता है। और सब कुछ यहाँ पे देखो, मैं PYQs में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करके, अच्छा यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो कार्यानंद शर्मा, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है इस आंदोलन का? जो बढ़ैया ताल आंदोलन होता है, जो बर्खास्त भूमि होती है उसको वापस पाना। बर्खास्त भूमि क्या होती है कि देखो, अगर मंदी हो गई या फिर किसानों का फसल अच्छा नहीं हुआ तो वो लगान नहीं भर पाते थे, और जब लगान नहीं भर पाते थे तो जो नियम था वो ये था कि जमींदार जो होते थे उसकी जमीन को जो है वो ले लेते थे, ठीक है। इसी को जो है जमींदार, जो लगान नहीं भर पाने के कारण किसानों से जो जमीनें ले ली गई जमींदारों के द्वारा, उसको बोलते थे बर्खास्त भूमि। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ये जो बर्खास्त भूमि है वो वापस किया जाए। तो वही कह रहा है कि यथा ये जमींदारों से बर्खास्त भूमि जो है वो वापस देने का जो है वो आंदोलन था, सामूहिक प्रयास था किसानों के द्वारा। अब है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू होता है। देखो 5 अगस्त 1942 को, फिर से मैं बता रहा हूँ कि फिर सिर्फ बिहार स्पेसिफिक फैक्ट ही मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। पूरा डिटेल वाला भारत छोड़ो आंदोलन डिस्कस नहीं करूंगा मैं। तो 5 अगस्त 1942 को बंबई में जो है वो कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है, और वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है। फिर ऑफिशियली जो है वो 8 अगस्त को जो है इसकी बैठक होगी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की, CWC की, ठीक है। और यहाँ पे प्रस्ताव फिर से स्वीकार किया जाएगा औपचारिक रूप से, और यहाँ पे गांधी जी देते हैं करो या मरो का नारा, और औपचारिक रूप से जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त को यहाँ पे ये लोग जो है वो करते हैं, औपचारिक रूप से इसकी स्वीकृति देते हैं। और 9 अगस्त को डेट रखी जाती है कि 9 अगस्त को हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त होता है, शुरू होता है, मध्य रात्रि जब 12 बजता है 9 अगस्त जैसे शुरू होता है, तो सरकार के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर जो है वो चलाया जाता है, और कांग्रेस के जो सारे इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। बिहार में जो होंगे नेता उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन कौन होंगे यहाँ पे देखो, राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह जो होंगे वो सब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, सब यहाँ पे गिरफ्तार होंगे, ठीक है। बलदेव सहाय जो यहाँ पे होंगे वो सरकारी नीति के विरोध में जो है वो महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया था, ठीक है। इसी दौरान देखो 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होगा। 11 अगस्त 1942 को एक और घटना हो जाएगी 2 दिन बाद जस्ट, जिसको हम लोग पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों का एक जुलूस जो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, और ये पहुंचता है पटना सचिवालय भवन के पास, और इसके पूर्वी गेट पे ये लोग क्या करते हैं कि तिरंगा फहरा देते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहरा देते हैं। तब यहाँ जो पटना का जिलाधिकारी होगा WG आर्चर, नाम याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि आदेश देता है गोली चलाने का, और अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है निहत्थे छात्रों पे, और यहाँ पे 7 छात्र जो है वो शहीद हो जाते हैं और बहुत लोग घायल भी होते हैं, ठीक है। तो इन 7 छात्रों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है ये। अब थोड़ा 2-3-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, बट रखना पड़ेगा आपको याद नंबर लेने के लिए। तो ये 7 छात्र होते हैं देखो, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। ये 7 छात्र होते हैं जो शहीद होते हैं। जब स्वतंत्रता मिलेगी उसके बाद इस स्थान पे जो है वो शहीद स्मारक का जो है वो शिलान्यास किया जाता है। कब? 15 अगस्त 1947 को। कौन करते हैं? जयराम दास दौलत राम, जो बिहार के पहले राज्यपाल हुए, उनके हाथों के द्वारा होता है। और जब बनता है, ये बन करके तैयार होता है 1956 में, तब औपचारिक जो अनावरण होगा किसके द्वारा होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति, उनके द्वारा यहाँ पे होता है। तो जब ये देखो गोलीकांड होगा, जब यहाँ पे सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त को होता है, तो इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को जो है वो पटना में जो है वो पूरी तरह से जो हड़ताल जो है वो रखी जाएगी। और इसी दिन शाम में जो है वो कदम कुआं पटना में जो कांग्रेस मैदान है वहाँ पे एक सभा आयोजित होती है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं जगत नारायण लाल। देखो ये जगत नारायण लाल यहाँ पे लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि जितनी संचार सुविधाएं हैं, रेलवे,
टेलीग्राफ लाइन, सबको जो है वो ठप कर दिया जाए, ठीक है, और सरकारी कार्यों में जो है वो बाधा पहुंचाया जाए, ऐसा जो है वो प्रस्ताव जो है यहाँ पे पारित होता है। 1942 में ही भागलपुर में जो है वो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाती है। एक तरह का समानांतर सरकार होता है कि वहाँ पे टेक ओवर करके अपने तरीके से जो है वो कानून चलाना। तो भारत में कई जगहों पे होता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की जो स्थापना होती है कई जगह पे होती है, बिहार में भी होती है, कहाँ पे होती है, भागलपुर में होती है। सारण को उस समय जो है अपराधी जिला घोषित कर दिया जाता है और सारण में एक व्यक्ति होते हैं जगलाल चौधरी, ये क्या करेंगे कि पुलिस थाने को जो है वो जला देते हैं, मतलब जला देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। चंपारण में जो है एक पृथक सरकार का जो है वो गठन किया जाता है और संचार व्यवस्था जो ठप करने की बात की गई थी, तो पूछा जाता है बेसिकली पूछा गया भी है, ठीक है, कि कहाँ पे किसने किया था। तो दरभंगा में जो है यहाँ पे कुलानंद वैदिक होते हैं, वो संचार व्यवस्था को ठप करते हैं, और सिंहवाड़ा में होते हैं कर्पूरी ठाकुर। ये बेसिकली क्या करते हैं कि रेलवे का ट्रैक उखाड़ देंगे, टेलीग्राफ लाइनों को काट देंगे ताकि कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाए, ये होता है। फिर 18 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 1942 के बीच जो है वो मुंगेर जिले में दो जगह होता है, परसाहा और रुइहार। यहाँ पे क्या होता है कि शाही वायुसेना होता है, बेसिकली जो अंग्रेजी वायुसेना होता है उसके विमान जो है वो गिरते हैं यहाँ पे, और जो विमान गिरता है तो जो कर्मचारी होते हैं विमान के साथ, उनकी जो यहाँ पे हत्या कर दी जाएगी। पूछा जाए आपसे कि दमन हेतु वायुयानों प्रयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ का किया गया, तो पटना के समीपवर्ती जो क्षेत्र होते हैं, पटना के आसपास वाले क्षेत्रों में किया जाएगा, मुंगेर में किया जाएगा, और भागलपुर में जो है वायुयानों का प्रयोग होता है। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात्रि में जो है वो हजारीबाग जेल से, देखो सब लगभग नेता तो गिरफ्तारी हो गए थे, तो ये लोग क्या करेंगे, जो तीन चार लोग होते हैं, कौन कौन, जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल और सूरज नारायण सिंह, ये लोग हजारीबाग जेल में बंद होते हैं। तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात्रि में, ठीक इसके जो पहले जो बीपीएससी 68वीं बीपीएससी जो सबसे हाल में हुआ है, उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन हूबहू, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये लोग मतलब कि 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं, और ये लोग फरार होकर के पहुंचते हैं कहाँ, हनुमान नगर जेल, ठीक है, ये होता है नेपाल में। तो हनुमान नगर जेल नहीं, हनुमान नगर में नेपाल के, वहां पहुंचते हैं, वहां पे शरण लेते हैं, और वहां पे ये लोग एक संगठन बनाएंगे जिसको हम लोग जानते हैं आजाद दस्ता के नाम से। कई बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, ठीक है, हर चीज इसका आपको ध्यान में रखना है। तो आजाद दस्ता 1942 में इसका गठन होता है, किसके नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में, नेतृत्व में। ये क्या करता है बेसिकली कि नेपाल में जो है वो इसका गठन होगा, और जो क्रांतिकारी युवा होंगे उसको छापामार युद्ध की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। नेपाल में इसका जो है वो अखिल भारतीय केंद्र जो है स्थापित होता है, और बिहार में इसका प्रांतीय कार्यालय जो है वो स्थापित होगा। मार्च अप्रैल 1943 में जो है वो नेपाल का जो राजविलास जंगल है, वहां पे आजाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर जो है, पहला ट्रेनिंग कैंप जो है वो आयोजित किया जाएगा, और यहाँ पे जो है वो जो अस्टिन गन होते हैं, मशीन गन वगैरह होते हैं, उसको 25 लोगों को इसको चलाने की शिक्षा दी जाती है, और इसके जो निर्देशक होते हैं, जो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनका नाम होता है सरदार नित्यानंद सिंह। यही लोगों को जो है वो सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। 1943 के अंत तक जो है वो आजाद दस्ता जो है वो सक्रिय रहता है। इसके बाद जो है वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, कई लोग यहाँ पे, तो उसके बाद ये ठप पड़ जाता है। उसके बाद है कि देखो आजाद दस्ते में भाग लेने वाले अगर समाजवादी लोग पूछे जाए आपसे, तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण, प्रमुख लोगों की बात हो रही है, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, ये सब लोग जो है उसमें होते हैं। थाने पे झंडा लहराने की कोशिश में कई व्यक्ति बिहार में शहीद हुए हैं, ये भी पूछा जाता है कि कौन से थाने पे कौन था, ठीक है, रट लेना है इसको। तो सिवान थाने पे झंडा लहराने की कोशिश में मारे जाते हैं कौन, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। कुर्था थाने पे, जो अरवल में है, गया में नहीं है, अरवल में है ये, यहाँ पे मारे जाते हैं श्याम बिहारी लाल। कटिहार थाने पे ध्रुव कुमार, और डुमराव थाने पे कपिल मुनि, ठीक है। एक बार फिर से, सिवान पे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, कुर्था पे गया श्याम बिहारी लाल, कटिहार थाने पे ध्रुव कुमार, और डुमराव थाने पे कपिल मुनि, ये लोग यहाँ पे झंडा फहराने की कोशिश में जो है ये शहीद होते हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर में जो है, जो थाना होता है मुजफ्फरपुर के पास, उसको जला दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण यहाँ पे अंडरग्राउंड जो एक्टिविटी होती है, भूमिगत गतिविधियां होती है, उसमें संलग्न होते हैं। वो जो भारत छोड़ो आंदोलन वाला वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं ये सब, ठीक है। 1942 में जो किसान आंदोलन हो रहे होते हैं, 1930 के बाद से किसान आंदोलन बहुत सक्रिय हो जाता है बिहार में। तो यहाँ पे जो सोशलिस्ट पार्टी होती है, बेसिकली ये कांग्रेस का एक धड़ा होता है, इसके होते हैं जयप्रकाश नारायण, इसके, और रामवृक्ष बिनपुरी, ये लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसमें, किसान आंदोलन में।
फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक सियाराम दल का गठन होगा, किसके द्वारा? सियाराम सिंह के द्वारा। और ये बेसिकली क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो मतलब ये काम करते हैं। और इसका प्रभाव क्षेत्र होता है भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया और सुल्तानगंज जैसे क्षेत्रों में इनका जो है प्रभाव होता है, किसका? सियाराम दल का। 15 जून 1944 को बिहार में जो है वो गांधी दिवस मनाया गया था, इसको ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। 15 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस मनाया गया था, बस ये ध्यान रख लेना है आपको। 1944 की मैं बात कर रहा हूँ, 1942 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन तक कवर हो गया। अब है बिहार में जो किसान आंदोलन होते हैं, उससे देखो हर बार बीपीएससी में 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी आने वाला जो बीपीएससी दोगे उससे भी क्वेश्चन पक्का रहेंगे इसे, ठीक है। बिहार का कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें बिहार का स्पेशल पूछा जाता है सेक्शन, तो आपको ये किसान आंदोलन से पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसमें 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो टूटे फैक्ट हैं इसमें, तो वो मैं आपको सब डिस्कस कर देता हूँ। देखो जून 1919 में जो मधुबनी जिला होता है, वहाँ पे किसानों का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो होते हैं आपके स्वामी विद्यानंद। इनका नाम विभू शरण भी होता है, तो कभी ये भी आ जाए कि किसको विभू शरण कहा जाता था, तो स्वामी विद्यानंद को। तो ये जो है वो दरभंगा राज के विरुद्ध, जो दरभंगा के राजा होते हैं उसके विरुद्ध जो है वो किसानों को संगठित करते हैं और वो आंदोलन चलाते हैं। ये जो लगान गुमास्त होते हैं, जो लगान वसूलते हैं, वो जो अत्याचार कर रहे होते हैं किसानों पे, उसका विरोध करते हैं। और जो जंगल है उससे फल और लकड़ी प्राप्त करने का जो अधिकार होता है उसको फिर से जो है वो बहाल करने की मांग करते हैं। किसमें? किसके द्वारा? स्वामी विद्यानंद के द्वारा। 1919 की बात हो रही है, मधुबनी जिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दरभंगा राज क्या करता है कि इस आंदोलन को एक तरह से खत्म करने के लिए या फिर इसके काउंटर के लिए जो है वो 1922 में प्रांतीय सभा का जो है वो गठन करता है, ठीक है। फिर किसान सभा से कई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मैंने खुद गलत किया है किसान सभा से क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो आपको कृष्ण सिंह मिलेंगे, शाह मोहम्मद जुबैर मिलेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती मिलेंगे, उसमें भी कृष्ण सिंह मिलेंगे। तो जो भी है इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। तो किसान सभा की जब बात की जाए तो 1922-23 में मुंगेर में एक किसान सभा गठित की गई। मुंगेर में 1922-23 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जब नाम आया कि 1922-23 में मुंगेर में किसने किसान सभा का गठन किया, तो इसमें 2 नाम आएंगे, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा की अगर बोला जाए कि औपचारिक स्थापना कब की गई, तो 1929 पे सोनपुर मेला में होता है, ठीक है। जब 1929 वाला आया तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा होगा उसके अध्यक्ष होंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव फिर से होंगे श्री कृष्ण सिंह। 1923 वाले में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। 1929 वाले में सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष होंगे और सचिव होंगे श्री कृष्ण सिंह। 1935 में जो किसान सभा होती है वो जमींदारी उन्मूलन का जो है वो प्रस्ताव यहाँ पे पारित करती है। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में आपका मुंगेर जिले में आंदोलन चल रहा होता है, जिसको आप लोग बढ़िया तालिया बकास आंदोलन जो भी हमने ऊपर देखा था वो चल रहा होता है मुंगेर जिले में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। नवंबर 1936 में जो है वो ये चल रहा होता है और इसमें जो बिहार प्रांतीय सभा होती है वो जो है वो जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध जो है वो संघर्ष जो है वो कर रही होती है। यहाँ पे दरभंगा में पूछा जाए कि दरभंगा और सारण में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, तो यमुना कार्याई जो है वो कर रहे होते हैं इस क्षेत्र में। अनवारी क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन होते हैं, मतलब ये बेसिकली अलग अलग क्षेत्रों में किसानों के हक के लिए जो है वो लड़ रहे होते हैं बिहार में, ठीक है। रट लेना है भाई इसको, ठीक है। यमुना कार्याई, सारण और दरभंगा। अनवारी क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन। मधुबनी में आपका हो गए वो आपका स्वामी विद्यानंद, ठीक है ना, देखो स्वामी विद्यानंद हो गई, सबको देख लेना है अच्छे से। उसके बाद है अखिल भारतीय किसान सभा। प्रांतीय सभा देख लिया आपने, उसमें से स्वामी सहजानंद सरस्वती और श्री कृष्ण सिंह थे 1929 में। ये है 1936 में इसकी स्थापना होती है अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में। इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो है आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव बनते हैं एन.जी. रंगा। 1931 में गया में जो किसानों के आंदोलन को चला रहे होते हैं उनका नाम होता है यदुनंदन शर्मा। तो गया क्षेत्र में हो गया यदुनंदन शर्मा और बाकी क्षेत्रों में मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये। तो 1931 में गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी जो है वो और रामानंद मिश्रा ये लोग जो मिल करके जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है वो गठन करेंगे। कौन कौन? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, ठीक है, 1931 में। फिर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना 1934 में होती है। इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ पे होगी? पटना में होगी, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव होंगे आपके जयप्रकाश नारायण। फिर से कंफ्यूजन नहीं करना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछी जाए तो गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा।
बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछी जाए, वो 1931 का हो गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछी जाए तो 1934 में बना। सचिव हो गए इसके जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष हो गए आपके नरेंद्र देव। तो ये बेसिकली कांग्रेस के अंदर ही था, तो इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था और इसी के अंदर जो है ये काम करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा बिहार स्पेशल। आई होप आपको इससे कुछ वैल्यू ऐड होगा। देखो आप इसको कर लोगे, अगर अच्छे से इसका आपने रिवीजन कर लिया तो मेरी बात मानो, बिहार के क्वेश्चन 90% जो क्वेश्चन होंगे बिहार स्पेशल के हिस्ट्री के, वो कहीं नहीं जा रहे, आप आराम से कर ले जाओगे। तो इस वीडियो को आप जो है अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ जो जरूरती लोग हैं, जिनको जरूरत है इस वीडियो की, जो गांव घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको इस वीडियो को पहुंचाओ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।